है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू फैन फिक्शन। तो ये फैन फिक्शन वन शॉट होगा। आई होप कि पसंद आएगा। पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और पता चलेगा कि आप लोगों को फैन फिक्शन कितना पसंद आ रहा है। प्लीज़ एक ऑथर की इतनी सी मेहनत को ध्यान में रखते हुए लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला यानी बोलेंगे कि ये वन शॉट होने वाला है। ये ओमेगा वर्स होगा और हिस्टोरिकल होगा। इसमें फोर्स मैरिज होगी एंड वो भी चाल के तहत की जाएगी। वीजिंग बहुत ही खूबसूरत ओमेगा जियांग फेंगमैन का सबसे छोटा बेटा, और ये कहीं कि जियांग फेंगमैन की सेकंड वाइफ जो वीजिंग की मॉम थी, कैंग से सैरन, उनका बेटा था। और जियांग फेंगमियान जो है वो कैंग से सैरन अपनी जो सेकंड वाइफ थी उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें बहुत मानते भी थे। पर मैडम यू हर बार उस चीज़ से नफरत करती थी, क्योंकि मैडम यू थी जो उन्हें पसंद करती थी। बट उन्होंने फोर्सफुली जियांग फेंगमैन से शादी करवाई, क्योंकि मैडम यू बहुत ही बड़े क्लैन से बिलोंग करती थी और जो वीजिंग की मॉम थी वो कोई ज़्यादा बड़े क्लैन से बिलोंग नहीं करती थी, जिस वजह से उन्होंने फोर्सफुली जियांग फेंगमैन से शादी तो कर ली और उनसे उनके 2 बच्चे भी हुए, जिनमें उनकी सबसे बड़ी बेटी जियांग यानली, जो दिखने में बहुत कोमल और बहुत संयम रखने वाली है, बट अंदर से क्या है ये कोई नहीं जानता है। वीजिंग वीजिंग युनमिंग का सबसे खूबसूरत ओमेगा था, और वहीं यानली जो है ना वो सेकंड पे आती थी। यानली इतनी खूबसूरत नहीं थी जितना वीजिंग था। वीजिंग बहुत खूबसूरत था और यानली इसी चीज़ से जला करती थी, क्योंकि जियांग फेंगमैन अपने दोनों बच्चों से बढ़कर वीजिंग को प्यार करते थे। वीजिंग सबसे छोटा था और वो बहुत ही समझदार भी था, जिस वजह से वो वीजिंग को ज़्यादा पसंद करते थे और ज़्यादा अपना समय अपनी वाइफ जो कैंग से सैरन थे उनके साथ और अपने बेटे वीजिंग के साथ बिताया करते थे। और ये चीज़ ना ही तो मैडम यू को पसंद आती थी और न ही यानली को, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसकी जो परिवार है वो उनकी ओर ज़्यादा ध्यान दें। यानली गुसु के सेकंड प्रिंस लैन वांगजी को पसंद करती थी और वो कई बार छुपकर मिले भी थे। जब वो गुसु में आए थे तब पढ़ने के लिए गए थे। वीजिंग भी वहाँ पर गया था, बट वो बिल्कुल चुपचाप था और उसकी किसी से बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि सभी लोग वीजिंग से बात नहीं करते थे। जहाँ पर वीजिंग होता, यानली वहाँ पर जाकर उसके बारे में गलत अफवाहें किया करती कि वीजिंग बहुत ही क्रूर है और वो बहुत ही बुरा है, चीप किस्म का ओमेगा है, जिस वजह से कोई भी वीजिंग के पास नहीं आता और सारे लोग अफवाहें उड़ाया करते कि वीजिंग बस एक मिस्ट्रेस का बेटा है और कुछ भी नहीं। भले ही वीजिंग के मॉम को वहाँ पर सेकंड महारानी का पद मिला हुआ था, बट फिर भी लोगों की नज़रों में मैडम जो यू थी उन्होंने यही करके रखा था कि जो जियांग फेंगमैन की सेकंड वाइफ है वो बस एक मिस्ट्रेस हैं और कुछ भी नहीं, दूसरों के पति को छीनने वाली। बट सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई तो ये थी, वो मैडम यू थी जो जियांग फेंगमियान थे उनसे कैंग से सैरन को दूर करने वाली। पर जियांग फेंगमियान ने इस बात का ज़्यादा अफसोस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने फिर अपने प्यार से शादी कर ली थी। हम देखते हैं अभी जो जियांग यानली थी वो बैठी हुई थी और दरबार के अंदर अपने जो पिता थे उनसे बात कर रही थी। तभी वहाँ पर 2 सर्वेंट आते हैं और वो दोनों सर्वेंट आकर उन्हें बताते हैं कि उनके पास 2 स्क्रोल आए हैं, जिनमें से पहला स्क्रोल है जिन सेक्ट से और जो दूसरा स्क्रोल आया है वो आया है लैंड सेक्ट से। जियांग फेंगमैन फिर दोनों ही स्क्रोलों को लेते हैं और बारी बारी से पढ़ते हैं और उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो यानली देखती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ बाबा, आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं? तो यानली को देख के जियांग फेंगमैन बोलते हैं, थोड़ी ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा। इसके बाद वो फिर वहाँ पर सभी लोगों को बुलाते हैं जो उनकी फैमिली मेम्बर्स थे, जहाँ वीजिंग भी था, कैंग से सैरन भी थी और मैडम यू भी थी। सभी लोग खड़े हुए थे और उनका अल्फा सन जियांग चैंग भी वहाँ पर मौजूद था। जियांग चैंग को वीजिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वीजिंग को अपने छोटे भाई जैसा मानता है और ये कहीं कि उससे प्यार भी करता है एज अ छोटे भाई के तौर पर। बट मैडम यू का और जो जियांग यानले है उनका ऐसा नहीं है, वो वीजिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। जो वीजिंग था ना वो खड़ा हुआ था। जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि मुझे तो खुशखबरी देनी है आप लोगों को। सबसे पहले तो ये मेरी बेटी जियांग यानली जो कि युनमिंग की फर्स्ट प्रिंस है, उनकी शादी के लिए लैंड सेक्ट से जो सेकंड लैन है यानी कि सेकंड प्रिंस लैन वांगजी, उनका रिश्ता आया है
और ये सुनने के बाद तो यानली खुश हो जाती है एंड तभी उसके खुशियों पर पानी फिर जाता है जब जियांग फेंगमैन ये बताते हैं कि बीजिंग के लिए जिन फैमिली का रिश्ता आया है जिन जूशन के लिए। और जैसे ही यान ली जियांग मतलब जिन फैमिली का नाम सुनती है वो तो गुस्से से तिलमिला उठती है क्योंकि गुसु जो बोल सकते हैं कबीला है वो इतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं है। वहाँ पर सख्त रूल हैं और कानून है, पर हाँ वो भी जो है ना बहुत ही पावरफुल कबीला है। बट जिन फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। ये देखने के बाद तो यान ली बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे लिए इससे सख्त का मतलब रिश्ता आया है और बीजिंग के लिए इतनी बड़ी फैमिली से, क्योंकि जिन फैमिली इस वक्त सबसे ज़्यादा रईस फैमिली में से थी। और बीजिंग अगर जिन जूशन से शादी करता तो फिर वो वहाँ की क्वीन बन जाता, क्योंकि वहाँ का होने वाला जो अगला प्रिंस होगा वो जिन जूशन होगा और इसका मतलब है बीजिंग होने वाली वहाँ की नेक्स्ट क्वीन होगा, ओमेगा क्वीन। और ये तो यानली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। और अगर वो शादी लैन वांगजी से करती है तो फिर उसे बस एक प्रिंसेस के तौर पर ही लैन फुरन बनकर रहना होगा, क्योंकि जो सेकंड प्रिंस हैं वो कभी भी किंग नहीं बनेंगे। उनकी जगह लैन सिजन उनका बड़ा भाई वो किंग बनेगा और उनकी वाइफ जो ऑब्वियसली उनकी शादी हो चुकी है वो भी वहाँ की एक प्रिंसेस वैन फैमिली की वैन किंग से। और ये सब जानने के बाद तो यान ली गुस्से में तिल मिला रही थी। वही वीजिंग उसे नॉर्मल था, उसे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो बस नॉर्मल था, ना ही तो वो किसी से प्यार करता था और न ही उसके दिल में कोई था, तो उसके लिए प्रॉब्लम तो नहीं थी कोई। एंड थोड़ा सा दुखी था कि उसे प्यार करने का मौका नहीं मिला, बस वो यही सोच रहा था। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर ये तय कर दिया जाता है और जो पत्र था उनमें भी हाँ लिख के भेज दिया जाता है। यान ली बस बैठी हुई थी और उसे गुस्सा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यान ली बस वांगजी से इसीलिए प्यार करती थी, या ये कहें कि सच में प्यार करती भी या थी कि नहीं पता है। बट हाँ गुसु का सेकंड प्रिंस लैन वांगजी उससे बहुत प्यार करता था, उसके लिए बहुत पॉजिटिव था। और लैन वांगजी बहुत ही क्रूल कोल्ड हार्टेड था, बस सब लोगों के लिए, बट यानली के लिए नहीं, क्योंकि यानली पहली ऐसी ओमेगा थी जो कि उसे पसंद आई थी। और वो क्यों आई थी ये तो कोई नहीं जानता है। हम देखते हैं यहाँ से गुसु सेक्ट का सीन। गुसु के अंदर लैन किरण को जियांग फैमिली से पत्र मिल जाता है जिसमें यानली के रिश्ते की हाँ हो चुकी थी वांगजी से, और वांगजी बहुत खुश था। पर क्या यानली खुश थी? नहीं, शायद उसके मन में तो साजिशें चल रही थी और वो भी बहुत बुरी। जियांग फेंगम्यान ने वीजिंग और अपने बेटे जो बोल सकते हैं यानली थी उन दोनों की ही शादी एक ही दिन रखी। यानली और वीजिंग के लिए दोनों ही सेक्ट से जो है ना वो वेडिंग्स के जो गिफ्ट्स होते हैं वो आना शुरू हो चुके थे। वीजिंग के लिए हमेशा ही महंगे कपड़े और महंगी महंगी चीज़ें आती, गुसु से बिल्कुल साधारण और बिल्कुल नॉर्मल। ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो प्राइसलेस थे, मतलब ऐसे बोलेंगे कि महंगे थे, बट वीजिंग के सामने कुछ भी नहीं थे। जो उसके लिए चीज़ें आती थी वो उनकी कीमत मतलब उनकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती थी, इतने महंगे महंगे आते थे। जेड पिन्स आती थी और जो उनके वेडिंग रोब्स आए थे क्योंकि 3 दिन के बाद शादी होने वाली थी वो भी बहुत महंगे थे। यानली के कपड़ों के आगे वीजिंग के वेडिंग रोब्स कुछ भी नहीं थे और वो सब देख रही थी। फिर यानली बोलती है कि उसे भी ऐसे ही वेडिंग रोब चाहिए, वो ये नहीं पहनेगी, उसे सेम वीजिंग के जैसे ही चाहिए। फिर ऐसा ही होता है, उसे भी सेम वैसे ही कपड़ों को जो है ना बनवाया जाता है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को भी। इस वक्त वीजिंग अपने रूम में था और वो बैठा हुआ था और सोच रहा था 2 दिन बचे हैं, उसकी शादी हो जाएगी जिन फैमिली के बड़े बेटे जिन जूशान से। वो कैसे करेगा सब कुछ, उसे अपना घर छोड़ के जाना होगा। हालांकि वीजिंग ने बस एक बार ही जिन जूशन को देखा है, उसके बाद नहीं देखा। वीजिंग जब लायन सेक्ट्स पढ़ने के लिए गया था तब उसने एक बार देखा था, बस कुछ नहीं। वीजिंग के ऊपर कोई ध्यान देने वाला भी नहीं था, वीजिंग बस चुपचाप करके अकेला ही रहा करता था। बट आज उसकी शादी होने जा रही है। वीजिंग बैठा ही हुआ था कि तभी उसके डोर के बाहर नॉक होता है एंड वीजिंग जो है ना जाता है और अपने रूम का डोर ओपन करता है। वीजिंग देखता है कि उसकी माँ वहाँ थी। वीजिंग की मॉम जो है ना वी कांग से सारन अंदर आती हैं और वो वीजिंग को देखती हैं और बोलते हैं कैंग से सरन कैसे हो बेटा। वीजिंग हमें अपना सिर हिला देता है, वो कुछ घबराया हुआ था शादी को लेकर। तभी वो आती हैं और बोलती हैं यहाँ पर बैठो। इसके बाद वो वीजिंग को बिठा देती हैं और फिर बोलती हैं क्या हुआ। वीजिंग बोलता है माँ मुझे डर लग रहा है। वो बोलती हैं मैं समझ सकती हूँ बेटा, ये एक ना एक दिन तो आना ही था दिन। मैं खुश हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा ने जो है ना वो सही फैसला लिया है, तुम उसके साथ खुश रहोगे। तुम्हें पता है वो बहुत बड़ी फैमिली है, पूरे राज्य में तुम्हारे लिए चर्चा हो रही है। वीजिंग बोलता है ऐसा क्यों,
तो वो बोलते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी शादी जिन फैमिली में हो रही है, जो कि सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि अमीर फैमिली है, इसीलिए सब तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे हैं और तुम्हारे और यानली के बारे में भी। ये सुनकर वीजिंग बोलता, हाँ शीजे के बारे में क्यों? तो वो बोलती हैं तुम्हारी शीजे के बारे में लेके इसीलिए क्योंकि उनके लिए जो चीज़ें आ रही हैं वो तुम्हारे मुकाबले में कोई भी नहीं। बट बेटा तुम्हें पता है ये कपड़े, इतने जेवर, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो है कि आपका अल्फा आपका सम्मान करता है या नहीं, आपसे प्यार करता है या नहीं। बेटा तुम जब भी वहाँ पर जाओ कोशिश यही करना कि तुम्हारा अल्फा तुमसे प्यार करे और ये भी कोशिश करना कि तुम भी उससे प्यार करो, ठीक है? कभी उसे झुठलाना मत, वो जो कहे चुपचाप मान लेना, ठीक है? वीजिंग देखता और बोलता अगर गलत हो तो भी? वो देखती हैं और बोलती हैं मैं समझ सकती हूँ, मैंने तुम्हारी परवरिश बहुत ही अलग की है। सभी लोगों की सोच यही है कि अल्फ़ा जो करे उसे करने दे। बट मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूँगी, मैंने तुम्हें यही सिखाया है जो गलत है वो गलत है और जो सही वो सही है। तुम हमेशा वही फ़ैसला लेना जो तुम्हारे दिल का हो, ठीक है? वीजिंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और बोलता मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद वो बोलती हैं ठीक है चलो मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ, ठीक है? वीजिंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। इसके बाद जो मैडम वी थी वो तुरंत ही वीजिंग के बालों को कोम करना शुरू कर देती है। फिर वो कुछ टाइम वीजिंग के साथ बिताती है और उसे काफ़ी सारी चीज़ें बताती हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाती हैं। वीजिंग भी फिर अपने कमरे से बाहर निकलता है और वो इधर से उधर जाने लगता है। वीजिंग बस घूम रहा था और सोच रहा था कुछ ही टाइम के बाद बस उसे ये घर छोड़ के जाना होगा। बस उसके पास 2 दिन हैं और उसके बाद सब कुछ ख़त्म। वीजिंग एक नए घर में जाएगा, एक नई जगह, नए लोग, पता नहीं कैसे वो संभाल पाएगा। तभी वीजिंग के पास उसकी एक सर्वेंट आती है जिसका नाम शिन था। वो आती है और बोलती प्रिंस। वीजिंग पलट कर देखता है और बोलता शिन क्या हुआ? तो वो बोलती हैं आपके लिए कुछ नए कपड़े और कुछ नई ज्वेलरी आई हैं जिन सेट से। वीजिंग ये सुनता है तो बोलता है ठीक है। तो वो बोलती हैं क्या मैं आपके कमरे में रखवा दूँ? वीजिंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और इसके तुरंत ही बाद जो जितना भी सामान था वो वीजिंग के कमरे में रखवाया जा रहा था वो सभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक सर्वेंट वहाँ से निकलती है और ये सर्वेंट जियांग यानली की पर्सनल सर्वेंट थी। जब शी ये देखती है तो वो बोलती हाँ आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो जो सर्वेंट थी वो थोड़ा घबरा जाती है और फिर बोलती है कि प्रिंसेस यानली ने कहा था कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर देखने के लिए आई थी, आप तो यहाँ पर हैं ही नहीं। ये सुन के वीजिंग बोलता शीजे मुझसे मिलना चाहती हैं? वो सर्वेंट बोलती कि हाँ। इसके बाद वीजिंग बोलता ठीक है मैं आ रहा हूँ। जो शिन थी ना वो उसे घूर घूर के देख रही थी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गलत है। बट फिर वीजिंग वहाँ से चला जाता है जो यानली की पर्सनल सर्वेंट थी उसके साथ। फिर जो कपड़े लाए गए थे वीजिंग के लिए वो रूम में रखवा दिए जाते हैं। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग फिर यानली से मिलता है। यानली उससे बात कर रही थी पर मन में तो उसके इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो फ़िलहाल बता नहीं सकती थी, बट उसे बात करनी ही थी। ऐसे ही करके वीजिंग कुछ देर उनसे बातें करता है और फिर वो लोग जो है ना अपने अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। वीजिंग तो बस सारा दिन अपनी माँ के साथ और सेक्ट को देखने में बिता देता क्योंकि उसे पता है कुछ टाइम के बाद उसे जाना है। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हम गुस्सू का सीन देखते हैं। गुस्सू के अंदर लैन वांगजी अपने कमरे जिंगशी में था, यानी कि अपने कॉटेज में था और वो बस बैठा हुआ सोच रहा था बस अब कल उसकी शादी हो जाएगी, उसका प्यार यानली उसके साथ होगी, इस कमरे में होगी। वांगजी ये सोच कर ही खुश हो रहा था। वांगजी सोचता है कि उसे कुछ चीज़ें बदलवा देनी चाहिए, यहाँ पर एक और कबर्ड रखवाना चाहिए ताकि यानली अपने आराम से कपड़ों को रख सके। और वांगजी ये स्माइल कर रहा था सोच सोच के ही। इसके बाद हम देखते हैं ऐसे ही दिन बीत गए और आज पूरा लैंड सेक्ट दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया था। उसे भी बहुत अच्छे से सजाया गया था और वांगजी पूरी तरह से रेड हानपू में अच्छे से रेडी हो चुका था। वेडिंग अटायर में लैन सिचन वांगजी के पास आते हैं और वो वांगजी से बोलते हैं वांगजी अपने भाई को देखता है। वो आते हैं और फिर बोलते हैं चलो बैठ जाओ यहाँ पर। वांगजी बैठ जाता है। उसके बाद वांगजी के जो बाल थे उन्हें कॉम करते हैं। लायन सिचन अच्छे से कॉम करते हैं, उन्हें टाई कर देते हैं और फिर वांगजी से बोलते हैं वांगजी आज तुम शादी करने जा रही हो। वांगजी अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वो अपने पास से एक हेयर पिन निकालते हैं और वो लायन सिचन हेयर पिन वांगजी को देते हुए बोलते हैं ये माँ की है। माँ ने कहा था कि ये हेयर पिन मैं तुम्हें तब दूँ जब तुम्हारी शादी होने वाली हो। ये पिन तुम अपनी होने वाली वाइफ को जो है ना वो वेडिंग नाइट पर मुंह दिखाई पर देना, ठीक है? वांगजी थोड़ा सा ब्लश करता है और वो हेयर पिन ले लेता है। ये उसकी माँ की थी। उन्होंने दोनों बच्चों को अपनी हेयर पिन्स दी थी। एक तो लायन सिचन की वाइफ के पास है और दूसरी अब
वांग जी की वाइफ के पास आने वाली है। वांग जी उस हेयर पिन को देखता है और स्माइल करता है और अपने मन में ही सोचता है ये हेयर पिन यानली के बालों में बहुत अच्छी लगेगी, और ये सोचकर वो स्माइल करता है। फिर वहाँ पर बुलाया जाता है और वांग जी और उसका पूरा जो मतलब बोल सकते जितने भी लोग थे इंपॉर्टेंट, जो सेक्ट लीडर्स वगैरह थे, वो निकल जाते हैं वहाँ से शादी करने के लिए। हम दूसरी ओर जियांग सेक्ट देखते हैं। जियांग सेक्ट को बहुत ही अच्छे से तैयार कर दिया गया था क्योंकि आज वहाँ पर शादी थी वीजिंग की और जियांग यानली की। सारी ही चीज़ें अच्छे से रेडी हो रही थी और हम यानली को देखते हैं। यानली मिरर के सामने खड़ी हुई थी, अपने आप को देख रही थी। वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी, कपड़े वगैरह सब कुछ अच्छे से हो चुका था। जो उसकी सर्वेंट थी वो उसके पास आती हैं और बोलती है तुम्हें पता है ना क्या करना है। और सर्वेंट बोलती है जी बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगी, आप चिंता मत करें। इसके बाद वो बोलती हैं ठीक है। फिर यानली के सर पर वेल डाला जाता है और हम देखते हैं अब वीजिंग भी तैयार हो चुका था बहुत ही अच्छे से। और जो उसकी बोल सकते हैं पर्सनल गार्ड थी या जो भी थी उसकी सर्वेंट शिन, वो आती है और बोलती है आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है और बोलता फिर वीजिंग की मॉम वहाँ पर आती हैं और वो उसके सर पर वेल डाल देती हैं और बोलती हैं बेटा चले। तभी शिन बोलती है आप रहने दीजिए, आपको और भी रस्में करवानी है, मैं ले आऊँगी। वो बोलती हैं ठीक है। इसके बाद मैडम जो वी थी वो वहाँ से चली जाती हैं। वीजिंग की मोम के जाने के बाद वीजिंग थोड़ा घबराया हुआ था। तभी शिन उनके पास आते हैं और बोलती है क्या हुआ राजकुमार। वीजिंग बोलता है मुझे डर लग रहा है। तो वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ डर तो लगता है। वीजिंग बोलता है तुम्हारी शादी हुई है जो तो ऐसे कर रही हो। तो वो बोलती कि नहीं बट आपको तो पता है मुझे आपके साथ जाना है इसीलिए। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया। फिर देखते हैं कुछ देर वेट किया जाता है। थोड़ी ही देर के बाद जो बोल सकते दोनों बारात थी वो पहुंच चुकी थी। लान फैमिली भी आ चुकी थी और जिन फैमिली भी आ चुकी थी। हम देखते हैं डोर के ऊपर दोनों ही फैमिलीज़ के जो प्रिंस थे जिनकी शादी होनी थी वो खड़े हुए थे। एक तरफ वांग जी खड़ा हुआ था तो एक तरफ जिन जुशन खड़ा हुआ था। वो दोनों ही खड़े हुए थे, एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर वहाँ पर लायंस सिचन आते हैं और वांग जी को देखते हैं और वांग जी के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। ऑब्वियसली भाई उसका भाई है, सपोर्टिव वे में तो खड़े होगा ही। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर फिर लायंस सिचन कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर जो थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पर जियान फेंगमियान और उसके साथ उनकी दोनों रानियाँ आती हैं, यानी कि एक तो मैडम यू थी और दूसरी कैंगसे सैरन थी। वो दोनों ही आती हैं वहाँ पर और फिर आकर उनका स्वागत किया जाता है। फिर उन्हें अंदर बुलाया जाता है। सभी हॉल में आ चुके थे और वांग जी और जो जिन जुशन थे वो आकर खड़े हो चुके थे। और फिर जो भी प्रिस्ट वगैरह जो उनके साथ रिचुअल्स करने थे वो करने लगते हैं। वो रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर बोला जाता है कि अब दोनों ब्राइड्स को बुलाया जाए। और जो वांग जी था ना वो बहुत खुश था। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर जो ब्राइड्स थी ना वो दोनों आना शुरू हो जाती हैं एंड वांग जी जो है ना वो भी चुपचाप खड़ा हुआ था, बस वेट कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद जो है ना वो गेट के पास दो ब्राइड देखते हैं जो कि खड़े हुए थे। दोनों की फेस पे वेल था, एक जानली थी और एक वीजिंग था। तभी जो सर्वेंट थी शिन वो आती है तुरंत ही और वो पकड़ लेती हैं एक को और फिर इसके बाद वो आगे चलना शुरू हो जाती हैं। कुछ ही टाइम के बाद फिर उन्हें खड़ा कर दिया जाता है। दोनों के ही कपड़े बिल्कुल सेम थे, एक ही जैसे ज्वेलरी सब कुछ मैचिंग था। तो बस चुपचाप करके उन्हें खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पर वेडिंग रिचुअल्स देना जो शुरू हो जाते हैं। वेडिंग रिचुअल्स वगैरह सब शुरू हो चुके थे। कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं हम जो है ना वो समय बीत जाता है और जो रिचुअल्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद उन्हें बो लेने के लिए जो ना वहाँ पर बोला जाता है और सभी लोग जो है ना वो एक दूसरे को एल्डर्स को वो कर रहे थे। हेवन और अर्थ को तो वो पहले ही कर चुके थे। सब कुछ अपना रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। जो वांग जी था वो चुपचाप करके खड़ा हुआ था और वो बहुत ही खुश था कि फाइनली उसकी यानली से शादी हो गई। जिन जोशन भी खुश था कि चलो उसकी शादी हो गई। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं तो वीजिंग से शादी करने में प्रॉब्लम थी क्योंकि किसी को भी किसी से प्यार नहीं था सिवाय वांग जी के जो कि यानली से था। नॉर्मली सब लोग वेडिंग कंप्लीट होती है फिर उन्हें गिफ्ट देने का सिलसिला शुरू होता है। एक एक करके सभी को गिफ्ट वगैरह दिए जा रहे थे और यहाँ पर ही ये वेडिंग शुरू जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके बाद बैंक्वेट होता है। आकर वांग जी और जो यानली थी वो बैठ जाते हैं। जियांग चेंग भी आता है, वो सभी बैठ जाते हैं। लायन सेचन आते हैं, सभी लोग हॉल के अंदर बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पे खाना पीना होता है। थोड़ी ही देर के बाद जो बैंकेट था वो कंप्लीट हो जाता है। बैंकेट के कंप्लीट होने के बाद अब बारी थी वहाँ पर जो वाइन्स वगैरह थी ना उन्हें एक्सचेंज करने की। फिर वो लोग एक दूसरे के हाथों में वाइन लेते हैं और अपने हाथों को इंटेंगल करते हैं और वो लोग वाइन पिलाने वाले थे बट तभी अचानक से वांग जी का हाथ रुक जाता है। वो वाइन पीने वाले थे बट वो रुक जाता है क्योंकि उसका ध्यान जाता है हाथों पर।
ये हाथ यानली के नहीं हैं, क्योंकि वांग जी अच्छे से जानता है यानली के हाथों में कोई चोट नहीं है, बट वीजिंग के जहाँ पर बोल सकते हैं अंगूठा है, वहाँ पर एक कट लगा हुआ है और इसका निशान बिल्कुल वैसा का वैसा है, क्योंकि जो हाथ है ना वो बहुत ही वाइट थे और उनमें दिख रहा था कि यानली के हाथ नहीं है। वांग जी शॉकिंगली बोलता है, तुम यानली नहीं हो। ये बोलकर वांग जी एक झटके में ही जो वेल उसने पहना हुआ था, उसके सामने जो पर्सन खड़ा हुआ था उसका वेल ऊपर करता है और अंदर देखता है, और देख के शॉक, और जो वेल के अंदर इंसान था वो भी देख रहा था शॉकिंगली, क्योंकि ये जिन जोशन नहीं था, ये वांग जी था। वांग जी जल्दी से वेल के नीचे से साइड हट जाता है और बोलता है, तुम कि कैसे हो सकता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग का जो वेल था उसे हटा देता है और देख के सभी लोग शॉक। वो बोलते ये सब क्या है। लायन सेचन भाग कर आते हैं और बोलते ये क्या हुआ। लायन किरण जो है ना वो यहाँ पर नहीं आए थे, क्योंकि वो सेक्ट में ही थे, वेलकम जो करना है इन लोगों का। वांग जी बोलते तुम, एंड तभी जिन जोशन बोलता है ये क्या है। वीजिंग वहाँ पे यहाँ पे, एंड जो जिन जोशन था वो तुरंत ही वेल ऊपर करता है और देखकर बोलते यानली शॉकिंगली बोलती है, जिन जोशन आप। वांग जी, एंड वो बोलती तुरंत ही देखती है उसका भी वेल जो है ना वो हटा दिया जाता है, एंड सभी लोग शॉकिंग थे। जो मतलब बोल सकते हैं हॉल था, वहाँ पर सभी लोग शॉकिंगली देख रहे थे। वो बोलते ये कैसे हुआ। हाँ ये वांग जी बोलते ये कैसे हो सकता है, मेरी शादी यानली से होने वाली थी, ये तो कहाँ से। लायन सेचन बोलते ये क्या हो गया। एंड जियांग फेंगबियन आते हैं और बोलते ये कैसे हो गया। यानली वीजिंग तुम गलत जगह पर। ये तभी प्रेस जो है ना वो आगे आता है और बोलता है देखिए अब कुछ नहीं हो सकता है, शादियां हो चुकी हैं, सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो गए हैं, हर एक चीज़ हो चुकी है। शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि जो कपड़े हैं वो एक जैसे हैं और आते टाइम जब ये खड़े हुए तो गलत खड़े हो गए होंगे। यानली को खड़े होना था राजकुमार लैन वांग जी के साथ में, बट वहाँ पर राजकुमार वी खड़े हो गए हैं। इसका मतलब है राजकुमार लैन की शादी राजकुमार वी से हो गई है और राजकुमारी जियांग यानली की शादी राजकुमार जिन जोशन से हो गई है। शादियां कंप्लीट हो चुकी हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। वांग जी बोलता है ये धोखा है, ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है। तभी जियांग यानली आगे आती हैं और वो बोलती हैं कि जब मैं अंदर आ रही थी तब मुझे धक्का मारा था वीजिंग ने, शायद मैं साइड हो गई थी इसीलिए, और मैं वीजिंग की जगह आ गई। ये सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंगली देख रहा था, क्योंकि धक्का उसने नहीं मारा था। वांग जी बोलता क्या क्या बोल रही हो तुम। तभी जो यानली की बोल सकते हैं एक सर्वेंट थी वो आगे आती है और बोलती है राजकुमारी आपने बिल्कुल सही कहा, राजकुमार वी ने आपको धक्का दिया था आते टाइम जब हम अंदर प्रवेश करने वाले थे, जिस वजह से आपकी जगह चेंज हो गई और राजकुमार भी आपकी जगह चलने लगे, क्योंकि आपको बताया गया था कि आपको किस दिशा में चलना है। सब लोग पहले से ही अच्छे से डिसाइड था, बट राजकुमार वी ने ऐसा किया। इसका मतलब ये है कि राजकुमार वी राजकुमार लैन से शादी करना चाहते थे। वांग जी शॉकिंगली बोलता है ये क्या बकवास है। तभी एक सर्वेंट आती है और बोलती है मुझे माफ़ करिएगा, पर जब आज मैं इनके कमरे में गई थी तो मुझे ये मिला, और ये बोलकर वो अपने सामने दिखाती है और वहाँ पर जो वांग जी था ना उसका पोर्ट्रेट बना हुआ था। एंड ये चीज़ शॉकिंगली देख रहे थे सब लोग। वी जिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे तो पोर्ट्रेट वी जिंग ने धक्का, ये क्या है वी जिंग ये क्या बोले, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी जो सर्वेंट थी ना वो बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर ये मुझे रूम से ही मिला था, मुझे यही लगता है कि राजकुमार वी ने ये जानबूझ के किया है। वी यिंग जो है ना वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी जो वी यिंग की मॉम थी वो आगे आती हैं और बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। बट तभी जो प्रिस्ट है वो आगे आता है और जो एल्डर्स थे ना वो आपस में बातें कर रहे थे। कुछ ही देरी के बाद वहाँ पर प्रिस्ट से एल्डर बातें करते हैं और वो लोग बोलते हैं देखिए जो होना था सो हो गया, शायद यही नियति थी। राजकुमार लैन की शादी राजकुमार वी से होनी थी और राजकुमारी यानली की शादी राजकुमार जिन जुशन से होनी थी। शादी हो चुकी है, बदला नहीं जा सकता है और अब ये निभाना ही होगा। जियांग फेंगबियन आगे आते हैं और वो सबके सामने वो करते हुए बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि इतनी बड़ी गलतियां हो चुकी हैं, पर अब शादियां हो चुकी हैं और ये पॉलिटिकल मैरिज भी है। तभी लायन सेचन भी आगे आते हैं और वो बोलते हैं हाँ गलती हुई है बट हम बदल नहीं सकते हैं, अब कैसे बदला जा सकता है, इन सब चीज़ों को बदला नहीं जा सकता है, जो होना था सो हो चुका है। वांग जी गुस्से में खड़ा हुआ था, वांग जी गुस्से में जाने वाला था, तभी लायन सेचन हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर जो एल्डर्स थे वो आते हैं और बोलते हैं कि शादियाँ हो गई हैं, अब राजकुमार वी ही राजकुमार लैन वांग जी के ओमेगा है, तो अभी हमें चलना होगा क्योंकि आगे जाकर और भी रिचुअल्स करने हैं हमें। देखिए जो होना था सो हो गया, वैसे भी शादी होनी थी, जिसके साथ होनी थी हो गई। कभी कभी नियति भी ऐसा कर देती है, शायद यही सही होगा, नियति भी यही चाहती थी
जियांग यानली को देखते हैं जो अपने मन में सोचती है, नियति ने चाहा था या मैंने चाहा था, क्योंकि मुझे राजकुमार लैन से शादी नहीं करनी थी। मैं क्या करती राजकुमार लैन से शादी करके, उसके कबीले में इतने सारे रूल रेगुलेशन, और नहीं तो मैं वहाँ की क्वीन बन पाती। ये बोलकर वो एक डेविल वाली स्माइल देती है। वांग जी गुस्से में देख रहा था वी जिंग को, और वी जिंग बस अपना सिर नीचे करके खड़ा हुआ था। वी जिंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, वो उसने कुछ नहीं किया। वी जिंग बोलता है पर मैंने, पर तभी वांग जी उसे घूर के देखता है। वी जिंग चुप हो जाता है क्योंकि वी जिंग ने कुछ नहीं किया था। वी जिंग सोचता है हाँ उसे धक्का तो लगा था बट ये उसने नहीं दिया था कि। तभी हम देखते हैं जो एल्डर्स थे लैन फैमिली के, वो आते हैं और बोलते हैं वांग जी अब हमें चलना होगा, शादी कंप्लीट हो चुकी है। और आगे के रिचुअल्स के लिए बीजिंग और यानली के फेस को फिर से ढक दिया गया था क्योंकि अब कोई कुछ नहीं कर सकता था, शादी हो चुकी थी। वहीं जिन जूशन भी थोड़ा सा बोल सकते हैं कि गुस्से में था, बट अब क्या ही बोले, ये पॉलिटिकल मैरिज थी जिस वजह से कोई कुछ भी नहीं कर पाया। और यहाँ पे वांग जी की शादी हुई बीजिंग से और जिन जूशन की शादी हुई यानली से। ये कंप्लीट हो चुकी थी। कंप्लीट वगैरह हो जाने के बाद वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। वीजिंग को कैरेज में बिठा दिया जाता है। वीजिंग की मॉम वीजिंग के पास आती हैं और वो बोलती हैं वीजिंग बेटा ये। वीजिंग बोलता है माँ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। वो बोलती हैं हाँ मुझे पता है बेटा, बट क्या धक्का लगा था। वीजिंग बोलता हाँ मुझे पीछे से किसी ने धक्का जरूर मारा था बट वो मैंने नहीं किया। फिर मैं जाके यानली शीशे से टकराया और वो डगमगा गई और वो साइड हो गई और मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ चलने लगा, क्योंकि ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं ठीक है कोई बात नहीं बेटा, अब शादी हो गई है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वी जिंग देखता है और बोलता है हाँ पर माँ ये सब। वो बोलती है चिंता मत करो सब ठीक होगा, चिंता मत करना तुम। वी जिंग देखता है और वो सोचते हैं हाँ शायद क्या पता यही उसकी किस्मत में था। यानली जो है ना वो तो कैरेज में जाके बैठ चुकी थी। मैडम ये उसके पास आती हैं और वो बोलती हैं तुमने ये जानबूझ के किया ना। यानली बोलती हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे उस सेक्ट में नहीं जाना था और वैसे भी लैंड सेक्ट में जाके मुझे क्या ही मिलता, ना ही तो मैं वहाँ की क्वीन बन पाती, बट हाँ जिन फैमिली में जाके क्वीन जरूर बन जाऊँगी। वो बोलती हैं ठीक है कोई बात नहीं, शादी होनी थी चाहे किसी से भी हो। मैडम यू बिल्कुल उसकी बोल सकते हैं कि बेटी जैसी ही है। इसके बाद कैरेज वगैरह वहाँ से चलना शुरू हो जाते हैं। वांग जी अपने हॉर्स पर था और लायन सिचन भी थे और वो देख रहे थे। वांग जी की आंखों में गुस्सा, क्योंकि उन्हें पता था कि जो वांग जी है वो कहीं ना कहीं यानली को पसंद करता है, बट अब कुछ भी नहीं हो सकता था। ये पॉलिटिकल मैरिज थी जिस वजह से अब कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग ऐसे चल के जो है ना वो गुसु पहुंच जाते हैं। गुसु पहुंचने के बाद वांग जी तो तुरंत ही उतर कर चला जाता है। लायन किरण सभी का वेलकम करते हैं और फिर आगे के रिचुअल्स के लिए वी यिंग को वांग जी के रूम में ले जाया जाता है, क्योंकि आगे के रिचुअल्स मॉर्निंग को होने थे। अभी बहुत लेट हो चुका था। जो लायन किरण थे वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ वांग जी कहाँ चला गया। तभी जो लायन सिचन थे वो बोलते हैं अंकल आपसे कुछ बात करनी है। इसके बाद वो साथ में लेके जाते हैं और लायन किरण जो है ना वो सब सुनता है और बोलता है क्या ऐसा हुआ। तो बोलते कि हाँ, और आपको तो पता है ये मैरिज पॉलिटिकल है जिस वजह से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। लायन किरण बोलते हैं हाँ सही कहा तुमने, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, शादियाँ हो चुकी हैं, कोई बात नहीं। वीजिंग भी बुरा नहीं है, मैंने उस बच्चे के बारे में पता किया है, वो भी बहुत अच्छा है। वो बोलते हाँ आपने सही कहा अंकल, शायद यही वांग जी की किस्मत में था। वो बोलते हाँ सही कहा। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग को वांग जी के कॉटेज में लाया गया था यानी कि जिंगशी में, और उसे बेड पर बिठा दिया गया था। पूरा रूम बहुत ही अच्छे से डेकोरेट था वेडिंग नाइट के लिए। वीजिंग बैठा हुआ था, उसे डर लग रहा था क्योंकि उसने देखा था कि वांग जी जो सभा थी उसके अंदर कैसे चल रहा था। वीजिंग को अब डर लग रहा था कहीं ना कहीं, बट वीजिंग फिर सोचता है कि हो सकता है उसकी ज़िंदगी की आज एक नई शुरुआत हो जाए। जो हुआ सो हो गया, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हम देखते हैं लगभग आधे घंटे के बाद जो कॉटेज था उसके अंदर वांग जी एंटर करता है। उसके गुस्से की कोई सीमा ही नहीं थी, वो बहुत गुस्से में था। वांग जी गुस्से के अंदर कॉटेज के अंदर आता है और आने के बाद वो अपने रूम के पास जाता है और उसका रूम जो है ना वो धड़ाम से डोर ओपन कर देता है और अंदर आता है। और फिर देखता है वीजिंग। जब यह आवाज़ सुनता है वो डर जाता है। वीजिंग के फेस पे वेल लगा हुआ था और वो बैठा हुआ था थोड़ा घबराया सा, थोड़ा डरा सहमा सा। वांग जी वहाँ पर आता है और आने के बाद वो वी जिंग को देखता है। वांग जी भी अभी अपनी वेडिंग हानपू में ही था और उसके चेहरे पर गुस्सा बहुत ज़्यादा था। बस वो वी जिंग को देख रहा था गुस्से के अंदर और उसका दिमाग ख़राब हो रहा था जैसे जैसे वो वी जिंग को देख रहा था, क्योंकि इस जगह यानली होनी चाहिए थी न कि वी जिंग। वांग जी एक सख्त आवाज़ में बोलता है ये सब क्या हो रहा है। और ये सुनने के बाद जो वीजिंग था ना वो थोड़ा सा डर जाता है और कांप जाता है। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी नम भी हो जाती हैं। वो तुरंत ही जो बेड था उससे उठ जाता है और वो कांपते हुए बोलता है वांग जी को देखकर
वो शायद गलती से आपने मुझसे शादी कर ली है। और ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, गलती नहीं, ये एक धोखा है जो तुमने दिया है, तुमने ये पहले से प्लान किया था ना। ये सुनने के बाद वीजिंग डरते हुए बोलता है, नहीं मैंने ये तो नहीं किया। एंड वांग जी जैसे ही वीजिंग के पास आता तुरंत ही वीजिंग के वेल को उठाकर उसके सर से फेंक देता नीचे और वीजिंग को देखता है। वीजिंग वाकई खूबसूरत लग रहा था, बट वांग जी को अभी वीजिंग की खूबसूरती कोई भी दिमाग में नहीं आ रही थी। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को पकड़ता है और उसके बाद वो उसे दीवार पर पुश कर देता है और वीजिंग को ये जोर से लगता है। वीजिंग वांग जी को देखने लगता है टेढ़ी आइज से। वांग जी वीजिंग को बोलता है, तुमने गलती की है और गलती की सजा तो तुम्हें मिल गई रहेगी। ये सब खेल तुमने खेला है ना, तो देखना इस खेल की सजा तुम्हें क्या मिलती है। वीजिंग बोलता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया। वांग जी बोलता, शट अप। यानी ये सुनने के बाद वीजिंग चुप हो जाता है। उसे डर लग रहा था वांग जी की इन आंखों से। वांग जी की आंखों में वीजिंग के लिए गुस्सा साफ साफ दिख सकता था। उसे उसे बहुत बुरी तरह से डर लग रहा था वांग जी का ये रूप देखकर। वांग जी वीजिंग के पास आता है और फिर वो देखता है और बोलता है, तुम्हें बहुत शौक था ना मुझसे शादी करने का, तुम्हें मैं चाहिए था ना, ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ, मैं बताता हूँ कि तुम्हें मैं कैसे मिलता हूँ। वांग जी फिर तुरंत ही जो वीजिंग था ना उसे फेंक देता है बेड पर और वीजिंग बेड पर गिर जाता है और वांग जी को देखने लगता है डरी हुई आंखों से। वांग जी बोलता है, आज तुम रिग्रेट करोगे, तुम्हें रिग्रेट होगा मुझसे शादी करने का, तुम पछताओगे कि तुमने अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन लिया है। अपने आप को यानली की जगह रिप्लेस कर कर तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकते हो। और ये बोलकर बस वांग जी वीजिंग को जो है ना वो देखता है और इसके बाद वीजिंग के ऊपर आता है और वीजिंग के जो रोब्स थे उन्हें खोलना शुरू कर देता है। वीजिंग बोलता है, ये आप क्या करें, प्लीज़ ऐसा मत करिए। बट वांग जी वीजिंग की कोई बात नहीं सुनता और वो बोलता है, तुम्हें मैं चाहिए था ना, इसीलिए तो तुमने शादी की, ठीक है तो तुम्हें मैं बताता हूँ कि क्या कर सकता हूँ मैं और क्या नहीं। ये बोलकर वांग जी बस वीजिंग के रोब्स को खोल देता है फ्रंट के और इसके बाद वो वीजिंग को देखता है। वांग जी वीजिंग को टच नहीं करता, उसकी बॉडी पर नहीं, बिल्कुल नहीं। वांग जी फिर तुरंत ही जो वीजिंग के लोअर क्लॉथ थे उन्हें निकाल देता है, यानी कि जो ट्राउज़र था उसे निकालता है और निकाल कर फेंक देता है। वीजिंग वांग जी को बोल रहा था कि प्लीज़ ऐसा न करे, बट वांग जी की जैसे कि मानो सुनने की क्षमता ही बंद हो गई हो। वांग जी बस वीजिंग की लोअर क्लॉथ को निकालता है और उसके बाद फिर अपने भी निकाल देता है लोअर क्लॉथ। वो अपर ना ही तो अपने कपड़े निकालता है और ना ही के वीजिंग के। वो बस वीजिंग के रोब्स को लोअर निकाल के बाद वो बस चुपचाप बिना वीजिंग को प्रिपेयर किए हुए वीजिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और इससे वीजिंग को बहुत पेन होता है। वीजिंग जो है ना ये सब चीज़ें कभी नहीं चाहता था, उसे ऐसी गलती की सज़ा मिल रही थी जिससे कि उसने कभी किया ही नहीं था। वांग जी बस वीजिंग के साथ इंटीमेट होता रहता है, कोई प्यार नहीं था। वांग जी बस वीजिंग को पनिशमेंट देने के लिए ये कर रहा था, जिस वजह से वीजिंग को और भी ज़्यादा हर्ट हो रहा था और वांग जी कोई परवाह नहीं कर रहा था वीजिंग रो रहा है या नहीं। जब वांग जी देखता है कि वीजिंग की आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है तो वांग जी जो है ना साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है। कुछ देर तक जो सर्वेंट वहाँ थे वो जब ये आवाज़ें सुनते हैं तो उन्हें एक बार के लिए मतलब थोड़ा सा लगता तो है, बट कोई बात नहीं भाई, मैरिड कपल हैं, जो चाहे वो करे, क्या फ़र्क पड़ता है। लोग तो चले जाते हैं वहाँ से, जब सर्वेंट्स थोड़ी बहुत थे वहाँ पर वो भी चले जाते हैं। एंड अब इसके बाद कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी क्योंकि वांग जी ने साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ कर दिया था। वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था टेढ़ी आइज से। वांग जी जो है ना वो गुस्से में वीजिंग के साथ इंटीमेट होता है एंड वो 4 से 5 बार होने के बाद वहाँ से चला जाता है सीधा वीजिंग को ऐसे ही छोड़कर और वो बस दूसरे रूम में आता है, डोर बंद करता है और जाकर बात लेके वापस आके सो जाता है। और बट उसे नींद नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी ओर वांग जी ने वीजिंग की नींद तो वैसे ही उड़ा दी थी। वीजिंग बस ऐसे ही पड़ा रहता है क्योंकि उसकी बॉडी में उसे दर्द हो रहा था। वीजिंग को रिग्रेट हो रहा था कि ये किस इंसान से उसने शादी कर ली, इस तरह से कोई कैसे उसे ट्रीट कर सकता है। वीजिंग को बहुत दर्द हो रहा था अपनी बॉडी में, सबसे ज़्यादा तो अपने दिल में। वीजिंग ने सोचा था कि चाहे शादी कैसे भी क्यों ना हो गई हो, पर हो सकता है उन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए। वांग जी एक्सेप्ट कर ले वीजिंग को, गलती उसकी नहीं थी। वो जानता है जो भी हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उससे बढ़कर कुछ नहीं था। बट फिर भी सज़ा सिर्फ वांग जी ने वीजिंग को दी, यहाँ तक कि वीजिंग ने तो कुछ किया भी नहीं था, पर सज़ा उसे मिल रही है। वीजिंग की आंखें पूरी तरह से खाली थी, अब उनमें कुछ भी नहीं था, न किसी के लिए प्यार न कोई उम्मीद, क्योंकि उम्मीद तो थोड़ी देर पहले ही वांग जी उसकी तोड़ के जा चुका है। वीजिंग बस बिना किसी अपनी उम्मीदों के ऐसे ही बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आंखों में बस आंसू थे और कुछ नहीं था, एक खालीपन था बस और कुछ भी नहीं था। वो ऐसे ही लेटा रहता है। हम देखते हैं ऐसे ही वीजिंग सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है।
मॉर्निंग के 5 बजे हुए थे और वांग जी उठ चुका था। वांग जी उठकर अपने रूम में आता है और वो देखता है वी जिंग के ऊपर ब्लैंकेट पड़ी हुई थी और वो बस एक करवट को करके लेटा हुआ था। और वांग जी जो है ना एक नज़र वी जिंग को देखता है और फिर अपने कपड़े लेके वहाँ से चला जाता है। वो ये चेक तक नहीं करता वी जिंग ठीक है नहीं है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बस वो सीधा चला गया वहाँ से। वांग जी कोल्ड स्प्रिंग में आता है और बात लेने लगता है और रात का जो भी था उसे याद करने लगता है। वांग जी अपने मन में बोलता है अब शादी हो ही गई है तो ठीक है, चले मुझे वो, मैं भी उसे दिखाता हूँ कि उसने क्या गलती की है। वांग जी बस ऐसे ही करके बात वगैरह लेके वापस आता है और मेडिटेशन में लग जाता है। एंड हम देखते हैं अब 7 बजे वीजिंग की आइज़ ओपन होती है दर्द की वजह से। वीजिंग उठता है और फिर आके खोल के वो देखता है तो उसकी बॉडी पर जो है ना बस ब्लैंकेट पड़ा हुआ था और कोई कपड़े नहीं थे। वीजिंग को जैसे याद आता है कि कल वांग जी ने कैसा सलूक किया उसके साथ, उसकी आंखों से बस आंसू गिर जाते हैं। और वीजिंग फिर धीरे धीरे करके उठने की कोशिश करता है बट उसे दर्द होता है उसकी बॉडी में। फिर भी वीजिंग उठ जाता है और उठ के वो सीधा वहाँ से वॉशरूम चला जाता है। वीजिंग कैसे तैसे करके बात लेता है, बीजिंग बात वगैरह लेके वापस आ जाता है और वो वापस आके बस अपने कपड़ों को पहन लेता है। बीजिंग रूम से बाहर निकलता है डोर को पकड़ के और वांग जी हॉलवे में बैठा हुआ था, मेडिटेशन कर रहा था। जैसे ही उसने डोर ओपनिंग की आवाज़ सुनी वो देखता है और फिर बिना उसकी ओर देखे हुए ही अपना फेस टर्न कर लेता है और बोलता है जाओ किचन में जाकर खाना प्रिपेयर करो और इसके बाद से तुम, आज तो मैंने तुम्हें थोड़ी सी छूट दी है बट कल से तुम 5 बजे उठोगे, पूरी जिंगशी को क्लीन करोगे, उसके बाद सारा घर का काम करोगे, सुना तुमने। वीजिंग बस कुछ भी नहीं बोलता, हाँ में अपना सिर हिला देता है। वांग जी बोलता है अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ खाना बनाओ। वीजिंग चुपचाप करके किचन में आ जाता है और उसके बाद वो देखता है तो वहाँ पर ना कोई मसाला ना कुछ, चुपचाप जो पॉइंट ब्लेड फूड था ना वही था वहाँ पे, यानी कि कच्ची सब्जियाँ वगैरह वहाँ पे रखी हुई थी फ्रेश, वांग जी जो लेकर आया था। एंड वीजिंग उन सब चीज़ों को देखता है और वीजिंग को खाना बनाना आता है, ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत उसे आता है नॉर्मल थिंग्स। तो वीजिंग बस उन्हीं चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देता है। वीजिंग को जो है ना आधी घंटा लग जाता है सब प्रिपेयर करने में। वीजिंग प्रिपेयर कर लेता है और उसके बाद सभी चीज़ें लेकर आता है और डाइनिंग टेबल पर ला कर रख देता है। फिर वीजिंग वांग जी के पास आता है चल के, उसकी बॉडी में दर्द था बट वो क्या ही बोले अब, और बोलता है हस्बैंड खाना खा लीजिए। वांग जी देखता है वीजिंग को और इग्नोर करता है और चुपचाप आकर बैठ जाता है और बस अपना जो खाना लेता है उसे खा लेता है और चला जाता है। वीजिंग देखता रह जाता है। वांग जी खाकर जा चुका था और वीजिंग अभी भी बैठा हुआ था। वीजिंग को वो साधारण सा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था बट वो क्या करता, उसे खाना पड़ रहा था। वीजिंग नॉर्मली जो बॉइल्ड फूड था जैसे तैसे करके उसने बनाने की कोशिश की थी स्पाइसी, बट वो नहीं बना और वीजिंग उसी को खा लेता है। वो खा के वीजिंग फिर जो है ना वो वहीं पर बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद एक सर्वेंट आता है और बोलता है आपको जो है ना वो इंसेस्टर हॉल में बुलाया गया है, आपके साथ कुछ रिचुअल्स करने हैं। वीजिंग फिर अपना सिर हाँ में हिलाता है और वहाँ से वो चला जाता है हॉल की ओर। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। बीजिंग हॉल में आता है एंड वांग जी वहाँ पर खड़ा हुआ था एंड वो लोग आगे के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं और इनके रिचुअल परफॉर्म हो जाने के बाद जो लाइन किरण था वो बोलता है अब तुम यहाँ के सदस्य हो, शादी जैसे भी हुई हो बट तुम अब यहाँ की लैंड फूरन हो, ठीक है। वीजिंग भी अपना सिर हाँ में हिला देता है और बस चुपचाप करके वो देखता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग को जाने के लिए बोल दिया जाता है। वीजिंग बाहर आता है और वो जा रहा था, तभी वो चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे फील होता है कि कोई जैसे मानो वीजिंग को देख रहा हो। कौन देख रहा है ये तो वीजिंग भी नहीं जानता बट चुपचाप करके वो चला जाता है। एक इंसान जिसने वाइट रोब्स पहने हुए थे और वो वीजिंग को देखता है और बोलता है जब मैंने तुम्हें देखा था तभी तुम मुझे पसंद आई थी और अब तो तुम मुझे और पसंद आने लगे हो। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों में ये उदासी, पर यहाँ पर तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। अगर तुम एक बार कहोगे कि तुम्हें यहाँ से जाना है तो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा और वापस तुम्हें यहाँ कभी नहीं लेकर आऊँगा क्योंकि ये लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये इंसान कौन था ये तो कोई नहीं जानता है। अब वीजिंग के दिन गुस्सों में ऐसे ही बीतने लगे थे। वीजिंग बस घर का काम करता, पूरा दिन थक जाता और रात को वांग जी आता तो बस वो उसके साथ इंटीमेट होता। न कोई प्यार, सीधा अपने लोअर क्लॉथ को निकाला, वीजिंग के निकाले और बस इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। वीजिंग चाहे रोता या कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग अपने माउथ पर हाथ रख लेता, जब उसे ज़्यादा दर्द होता तो अपने लिप्स को खुद बाइट कर लेता और अपना फेस साइड कर लेता। वीजिंग जैसे कि मानो बस एक होमेगा हस्बैंड होने का फ़र्ज़ निभा रहा था और कुछ भी नहीं। वांग जी इंटीमेट होता और चला जाता, उसे नहीं देखता।
अब धीरे धीरे करके वीजिंग और वांगजी की शादी को जो है ना वो बोल सकते 1 मंथ हो गया था। इस 1 महीने में वीजिंग को कई बार ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा था। और अभी वीजिंग बगीचे में बैठा हुआ था। जो जिंगशी थी उसके बैक साइड की ओर एक बगीचा था जहाँ पर वीजिंग बैठकर बस फ्लावर्स को देख रहा था। और वहाँ पर कुछ रैबिट्स भी थे जो वीजिंग के पास खेल रहे थे। वीजिंग की आंखें बिल्कुल उदास थी। तभी वीजिंग को जैसे फील हुआ कि कोई उसके पीछे है। वीजिंग टर्न करके देखता है तो वहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ था जो पेड़ के थोड़ा सा साइड में था, जहाँ पर वीजिंग को कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था। वीजिंग जो है ना वो उठ के बोलता है, तुम कौन हो? वो बोलता है, मैं कौन हूँ ये आपको जल्दी पता चल जाएगा, पर पहले आप ठीक हैं? मैं जानता हूँ यहाँ पर शायद आपकी कोई परवाह नहीं करता है, शायद आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ मिल रही है। आप चाहें तो मैं आपको दूर ले जा सकता हूँ, यहाँ से इतना दूर कि कोई आप तक पहुँच नहीं पाएगा और वहाँ आपके लिए सिर्फ प्यार होगा। वीजिंग शॉकिंगली उस पर्सन को देख रहा था और वो बोलता है, वीजिंग कि ये क्या बात कर रहे हैं आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? ये सुन के वो अल्फ़ा बोलता है, मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, पर मैं सही बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर खुश नहीं हैं। आप अपना इरादा मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको यहाँ से दूर ले जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जिएं, ना कि ऐसे यहाँ पर बंदी रहकर। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं, कौन क्या है आपका। मुझे फ़र्क बस आपसे पड़ता है। अगर आपको इस कैद से आज़ाद होना है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं फिर आपसे मिलने के लिए आऊँगा। और ये बोलकर वो चला जाता है और वीजिंग सदमे में वहाँ पर खड़ा रह जाता है। उस अल्फ़ा सेंट जो है ना वो चारों तरफ वीजिंग के आसपास घूम रही थी, क्योंकि वो अल्फ़ा वीजिंग के थोड़ा क्लोज था और उसका फेस कवर था, जिस वजह से वीजिंग ने ना ही तो उसका फेस देखा और ना ही कुछ और। वीजिंग बस चुपचाप था और बस देखे जा रहा था वहाँ पर खड़ा। तभी पीछे से वांगजी आता है और बोलता है, क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो जैसे वीजिंग की आवाज़ सुनता है थोड़ा सा डर जाता है और टर्न करके देखता है तो वहाँ पर वांगजी था। वीजिंग बोलता है, कुछ नहीं हस्बैंड। वांगजी को तभी कुछ अल्फ़ा सेंट फील होती है और ये कुछ डिफरेंट थी। वांगजी बोलता है, कौन था यहाँ पर? वीजिंग बोलता, हाँ नहीं कोई नहीं। वांगजी बोलता है, झूठ बोल रहे हो? हाँ, मुझे चीट करने के बारे में सोच रहे हो? एंड ये चीज़ बहुत अजीब थी। वीजिंग बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। वांगजी बोलता है, तो फिर ये अल्फ़ा सेंट? वीजिंग बोलता है, मुझे नहीं पता हस्बैंड, ये कहाँ से आई? मेरा यकीन करिए। वो एंड वीजिंग कुछ बताने वाला था तभी वो रुक जाता है और सोचता है, वैसे भी क्या फ़ायदा इन्हें पता कर। वांगजी वीजिंग को देख के जो है ना उसका हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है और बोलता है, मुझे चीट करने के बारे में सोचना भी मत। मुझे छोड़ के तुम कहीं नहीं जा सकते हो। तुमने जो मेरी लाइफ बर्बाद की है, तुम ज़बरदस्ती मेरी लाइफ में आए हो, तो तुम्हें खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। वीजिंग देखता है और बोलता है, क्या इसमें मेरी मंजूरी थी? वांगजी बोलता है, ऑफ कोर्स तुमने ही तो वो किया था। तुम्हें पता था तुम्हारी और यानली की ड्रेस एक जैसी हैं, और उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने यानली को साइड कर दिया और अपनी जगह चेंज कर ली, और तुम्हें ऐसा करते हुए लोगों ने भी देखा। वीजिंग बोलता है, ओह अच्छा ऐसा है, बट सच्चाई किसी ने नहीं जानी। आपको क्या लगता है, शायद कहीं ऐसा हुआ होगा कि किसी ने मुझे धक्का देकर साइड ना कर दिया गया और मेरी जगह खुद चला गया? आपको ऐसा नहीं लगता? वांगजी बोलता है, ओह अच्छा ऐसा हुआ था। मुझे बताओ ऐसा करेगा कौन? यानली की वो सर्वेंट, बट उसे ऐसा करके क्या मिलेगा? या फिर यानली खुद? वो ऐसा क्यों करेगी जबकि वो खुद मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है? तो वो तुम्हारी जगह क्यों आएगी, बताओ मुझे। वीजिंग देखता है और बोलता है, क्या आपको सच में लगता है कि वो आपसे प्यार करती थी? वांगजी वीजिंग को देखता शॉकिंगली और बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वीजिंग बोलता है, सही कहा। तो मुझे एक बात बताएंगे, आपने जो यानली शिजी के लिए वेडिंग रोब्स भेजे थे, आखिरकार उन्होंने वो क्यों नहीं पहने? क्यों उन्होंने मेरे जैसे रोब्स की डिमांड की? वांगजी शॉकिंगली बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वीजिंग बोलता है, आप समझना नहीं चाहते हैं या फिर ना समझ होने का दिखावा कर रहे हैं। वो यानली शिजे थी जिन्होंने रॉब्स एक जैसे करने की डिमांड की। आपको पता है, मेरी शादी आपसे जब से तय हुई थी तब से लोगों ने मुझे कहा कि वो जेलस हैं, बट मैंने यकीन नहीं किया, क्योंकि मेरी शादी जिन फैमिली में हो रही थी जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट फैमिली है। और उसके बाद मेरे लिए जब सामान आने लगा तो और भी ज़्यादा जेलस होने लगी। और जब उन्होंने मेरी वेडिंग ड्रेस देखी तब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो अपनी ड्रेस नहीं पहनेगी, क्योंकि आपकी कबीले की ड्रेस बिल्कुल सिंपल थी और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी, और मेरी में गोल्ड थ्रेड का यूज़ किया गया था और बहुत ही जो है ना वो ऐसी चीज़ें यूज़ की गई थी जो बहुत एक्सपेंसिव थी। बट
उन्होंने फिर ज़िद की कि उन्हें भी ऐसी ही वेडिंग ड्रेस चाहिए, न कि मैंने ज़िद की थी। ये आइडिया उनका था एक जैसे कपड़े पहनने का। अगर कपड़े अलग अलग होते तो कोई चांस ही नहीं होता। और दूसरा, जहाँ आपको लगता है मैंने जगह बदली थी, तो शायद आपने ध्यान से देखा नहीं होगा। वो सर्वेंट यानली शिजे की खास है। और अभी मुझे पता चला मेरी माँ के खत के द्वारा कि यानली शिजे जिन सेक्ट की क्वीन बन चुकी हैं और उनकी जो सर्वेंट है वो उन्हीं के साथ है। तो मुझे बताइए, क्या वो अपने प्रिंसेस के लिए ऐसा नहीं कर सकती हैं कि वो मुझे धक्का दें और मेरा धक्का यानली को लगे, ताकि सबके सामने ये दिखाया जाए कि धक्का मैंने दिया था, मैं उस जगह आया था। पर शायद कोई बात नहीं, आप ये मानने को तैयार नहीं हैं। अगर वो सच में आपसे प्यार करती तो वो उस दिन इतनी आसानी से साइड नहीं होती। फांग जी देखता है और बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा?" वीजिंग बोलता है, मतलब जब सामने वाला समझना ही नहीं चाहता है तो फिर मैं क्यों समझाऊं। और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी वहीं पर खड़ा रह जाता है। और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वांग जी वहीं पर खड़ा रहकर वापस से फिर अपने सेक्ट में जो है ना वो आ जाता है जहाँ पर उसके काम करने थे। और हम देखते हैं ऐसे ही करके 1.5 महीना और बीत जाता है। और अब जो है ना वो वीजिंग बस गुमसुम रहने लगा था। और वांग जी अब जैसे थोड़ा थोड़ा वीजिंग से दूर रहने लगा था। अब वो पहले की तरह वीजिंग को ट्रीट नहीं करता था। हाँ, उसे टोंट मारता था, बट अब उसके करीब नहीं आता था। कभी कभी उसे टच करता था, और वो भी सिर्फ इंटीमेट होने के लिए, क्योंकि एक अल्फ़ा की भी नीड्स होती हैं। बट उससे ज़्यादा नहीं कभी भी। वांग जी ना ही तो वीजिंग को कभी उसकी बॉडी पर टच किया, ना कभी किस करना, बस सीधा इंटीमेट होना और चले जाना, जैसे अपनी नीड्स को पूरा करना। वीजिंग बस कहीं ना कहीं वांग जी के लिए एक नीड्स पूरा करने का टूल बन गया था, और कुछ नहीं। और 1.5 महीने के बाद जो लैंड सेट था वहाँ पर एक जो है ना प्रपोज़ल आता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि वो लोग जो है ना एक दूसरे के साथ एक बिज़नेस अलायंस कर रहे हैं, मतलब बिज़नेस को लेके। तो यहाँ पर जो है ना वो जिन फैमिली से लोग आने वाले हैं, तो इसके लिए क्लाउडेसेस को थोड़ा तैयार वगैरह कराया जाता है, रूम्स वगैरह को, क्योंकि जिन फैमिली का किंग यहाँ पर आने वाला था, ऑब्वियसली जो सेक्ट लीडर है वो यहाँ पर आने वाला था, तो सब कुछ प्रिपेयर किया जा रहा था। वांग जी बस पता था उसे कि कौन आने वाला है। वांग जी फिर ऐसे ही करके नेक्स्ट डे होता है, और हम नेक्स्ट डे देखते हैं वांग जी बैठा हुआ था और वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग की हालत आज थोड़ी ख़राब लग रही थी। उसे जो है ना वो ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर भारी हो रहा हो। उसका स्पिन कर रहा था जो सर था वो बार बार, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो चक्कर खा के गिर जाएगा। वीजिंग बट फिर भी खाना लेकर आता है। वांग जी जब देखता है वीजिंग को तकलीफ़ हो रही है, जैसे ही वो उठ जाता है और तुरंत आता है और बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? वीजिंग देखता है और बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। और वो जाने लगता है, बट वांग जी बोलता, रुको। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, क्या हुआ? वांग जी बोलता है, ये मैं कर लेता हूँ। वीजिंग बोलता है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं ही तो करते आया हूँ और मैं कर लूँगा। अचानक से आप मुझे इतना अच्छा सा क्यों ट्रीट करवा रहे हैं? आपका तो काम है मुझे सज़ा देना। वांग जी जब ये सुनता है वर्ड, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में उसे दर्द होता है। और वीजिंग बस चुपचाप चला जाता है, सारा खाना ला के रख देता है, और इसके बाद उसे वांग जी के साथ बैठ जाता है खाने के लिए। वांग जी आज नोटिस करता है कि वीजिंग खाना खाते टाइम बहुत अजीब अजीब फेस बना रहा था। वांग जी बोलता है, क्या हुआ, तुम ये अजीब सा फेस क्यों बना रहे हो? वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, कुछ नहीं, बस मुझे ये पसंद नहीं है। वांग जी बोलता है, क्या? वीजिंग बोलता है, मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, बट मुझे यहाँ पर ये खाना पड़ रहा है। वांग जी बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए स्पाइसी मसाले वगैरह ले आऊँगा। वीजिंग हैरानी से देखता है और बोलता है, क्या? क्या लैंड प्रिंस को मुझ पे दया आ रही है? वांग जी बस देखता है और बोलता है, मैं शाम को ले आऊँगा। वीजिंग बोलता है, नहीं मुझे दया नहीं चाहिए, और ये बोल कर बस वो उठ के चला जाता है। वीजिंग रूम में आता है और फिर वॉमिटिंग करने लगता है। वीजिंग को अजीब लग रहा था। वॉमिटिंग करके आके फिर वो बैठ जाता है और वापस से पार्क में चला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फिर से वहाँ पर एक इंसान आता है और फिर से वो वीजिंग से बोलता है, क्या आप सच में इस नरक में जीना चाहते हैं? मैंने कहा ना, मैं आपको इससे भी अच्छी जगह ले जाऊंगा, और मुझे पता है आपको स्पाइसी खाना पसंद है, ये लीजिए। और वो वीजिंग को एक बाउल देता है जो कि वो अपने पास छुपाए हुए था। वीजिंग शॉकिंगली देखता है और बोलता है, तुम्हें कैसे पता? तो वो इंसान स्माइल करता है और बोलता है, मुझे अच्छे से पता है, जब से मैंने आपको पहली बार क्लाउड रिसेस में देखा है, तभी से मैं आपके बारे में सारी चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ। मैंने आपको कई बार देखा है, जब आप साधारण खाना खाते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, खाइए और बताइए
वीजिंग देख रहा था और उसे बहुत अच्छा लगता है और वीजिंग को पता नहीं क्यों इस खाने को खाने की क्रेविंग होती है। वीजिंग तुरंत ही स्पून लेता है और उस खाने को खाना शुरू करता है और वीजिंग को वो इतना टेस्टी लगता है ना कि वीजिंग कुछ ही सेकंड में सारा खा जाता है और बस देखने लगता है और बोलता है शुक्रिया। तुम कौन हो? वो बोलता है जिस दिन आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे यहाँ से, उस दिन मैं आपके सामने आ जाऊँगा। तब तक के लिए कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ। और ये बोलकर वो इंसान वहाँ से चला जाता है। उस इंसान के जाने के बाद वीजिंग बस सोचता रह जाता है कि गुस्सो में एक ऐसा इंसान है जो उसकी कदर करता है, जो उसके लिए परवाह करता है। ये सोच कर वीजिंग को थोड़ा अच्छा लगता है, बट वो क्या ही कर सकता था। कुछ ही देरों के बाद वीजिंग वहाँ से फिर वापस से जो उसका कॉटेज था वहाँ पर आ जाता है और वीजिंग बस अपना काम करने लगता है। ऐसे ही करके जो है ना वो दिन बीत जाते हैं और आज जिन फैमिली यहाँ पर आने वाली थी, वीजिंग बस चुपचाप करके बैठा हुआ था। कुछ ही देर के बाद उसके डोर के बाहर नॉक होता है। वीजिंग डोर ओपन करता है तो वहाँ पर एक सर्वेंट था। वह सर्वेंट बोलता है कि आपको हॉल में बुलाया गया है। वीजिंग बोलता है ठीक है। वीजिंग जाता है और फिर रेडी होता है। वीजिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से रेडी होता है और फिर वो वहाँ से सीधा चला जाता है हॉल की ओर। जो हॉल था वहाँ का, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर वीजिंग की एंट्री होती है। वांग जी खड़ा हुआ था और बार बार वांग जी की न चाहते हुए नज़रें बस एक इंसान पर जा रही थी और वो थी वहाँ पर खड़ी हुई जियांग यानली। और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसने बहुत ही ज़्यादा हैवी क्लॉथ पहने हुए थे, ज्वेलरीज थी और दिख रहा था कितना गोल्ड उसने पहना हुआ है। एंड दूसरी तरफ वीजिंग की एंट्री होती है जिसने बिल्कुल साधारण सिंपल से वाइट रोब पहने हुए थे और कुछ भी नहीं था, कुछ ज़्यादा गहने नहीं थे। गहनों के नाम पर सिर्फ उसने बोल सकते हैं बालों के अंदर हेयर पिन लगाई हुई थी और कुछ भी नहीं था। वीजिंग बस चुपचाप करके आता है और बो करता है सबको। और जैसे ही वो बो करके ऊपर देखता है, उसकी नज़रें जाती हैं अपनी बहन जियांग यानली पर, जो वीजिंग को देख रही थी और स्माइल करते हुए वीजिंग के पास आती हैं और बोलती आशिन कैसे हो तुम? ओ देखो तो सही, चलो कितने अच्छे लग रहे हो तुम। हाँ। वीजिंग बस चुपचाप करके उन्हें देखता और वो शौक था कि ये यहाँ पर। वीजिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप रहता है। फिर इसके बाद जो जियांग यानली थी वो बोलती है कि आप लोग बात करिए, आप लोग वैसे भी कुछ बिजनेस को लेके बातें करेंगे, मैं मेरे भाई से बात करती हूँ, वीजिंग चले। और वो वीजिंग को हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चली जाती है और वांग जी एक नज़र देखता है और फिर वो वहाँ पर बातें करना शुरू कर देता है। जियांग यानली वीजिंग के साथ आती है और बोलती गुस्सू दिखने में बहुत सुंदर है, क्या तुम अपनी बहन को दिखाओगे नहीं गुस्सू? वीजिंग बोलता है जी। वो कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल चुप था। वीजिंग जैसे कि मानो अब हर एक चीज़ से दूर हो गया हो, तो वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है और देखना है तो ठीक है भाई दिखा देगा। वीजिंग बस उन्हें ले जाना शुरू कर देता है और उन्हें दिखा रहा था चीज़ें। ऐसे ही करके जो है ना वो 3 घंटे बीत जाते हैं और जो वीजिंग था ना वो उन्हें जो बोल सकते हैं क्लाउड रिसेस का जो जंगल एरिया था वहाँ पर लेकर आया था और वीजिंग उन्हें दिखा रहा था ये कोल्ड पॉन है और कुछ नहीं, बस चुपचाप था। फिर यान ली बोलती है ओ आशियन देखो तुम्हारे कपड़े कितने ख़राब लग रहे हैं, क्या तुम नए रोब्स नहीं लाते? ओ क्या बताऊँ, सच में तुम्हें तो लाने चाहिए था ना, ये देखो मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी दिलाए हैं, बहुत सुंदर है ना वीजिंग एक नज़र देखता और बोलता हाँ सुंदर है। इसके बाद वो चलना शुरू कर देता है। यानली बोलते रुको। वीजिंग रुक जाता है और बोलता बोलिए। वो बोलती है कैसा लग रहा है? आज तुम्हारी जगह मैं होती इन बकवास से फटे पुराने कपड़ों में, आज देखो मैं कहाँ पर हूँ और तुम कहाँ पर हो। वीजिंग जो है ना वो मुड़ कर देखता है और बस चुपचाप करके देखता रहता है, कुछ नहीं बोलता। वो क्या ही बोलता। यान ली बोलती है सच में तुम्हें देख के बुरा लग रहा है वीजिंग, आज तुम होते जिन परिवार में बहुत शानदार कपड़े पहनते, ज्वेलरी, एंड तुम्हें पता है मैं क्वीन बन गई हूँ वहाँ की, पता है तुम्हें मेरे चारों तरफ ना बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं काम करने के लिए, मुझे तो एक पानी का गिलास तक उठाना नहीं पड़ता, वो भी आकर मुझे सर्वेंट बुला जाते हैं, क्या करूं, मैं थक जो जाती हूँ। वीजिंग एक नज़र देखता है और बोलता ठीक है। और वो बोलती हैं यहीं रुको तो सही, मुझे तुम्हें और भी बताना है। ये देखो ये डायमंड सेट, ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे वेडिंग नाइट पर, सोचा आज यही पहन लूँ। ये बहुत कीमती है, इतना कीमती है कि इसकी कीमत भी पता लगाई नहीं जा सकती है। वीजिंग देख रहा था और वीजिंग जानता है ये सब वो क्यों बोल रही हैं। वीजिंग बोलता है ठीक है, बस वो जाने लगता है। तभी यानली बोलते अरे कहाँ जा रहे हो, जलन हो रही है अपनी बहन से, देखो ना आज मेरी जगह तुम होते, जिन फैमिली में ये सारे कपड़े धन दौलत तुम होते, बट क्या करूँ तुम्हारी जगह मैं हूँ। बहुत बुरा लग रहा है ना ये सब देख के, अपनी बहन से जलन तो नहीं हो रही है ना? वीजिंग देखता है और बोलता नहीं मुझे नहीं हो रही है। वो बोलती है ओ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ वैसे मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मुझे एक चीज़ अच्छे से पता है
कि लैंड वांगजी तुमसे प्यार कभी नहीं करेगा। वीजिंग जब ये सुनता है तब वो देखता है यानली को और बोलता है क्या मतलब है आपका। तो वो बोलती है मेरा सीधा सा मतलब ये है कि वो मुझसे प्यार करता है तो वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। और ये सुनने के बाद वीजिंग को गुस्सा आता है। वो देखता है और बोलता है आपको ऐसा क्यों लगता है। तो वो बोलती है मैं जानती हूँ उसे, क्योंकि गुस्सू के अंदर इंसान जो भी है, गुस्सू क्लैन के लोग वो एक बार ही प्यार करते हैं। वीजिंग देखता और बोलता है और एक बार ही शादी करते हैं। भले ही प्यार उन्होंने आपसे किया बट शादी उन्होंने मुझसे की है। ये सुनने के बाद जो यानली थी वो हंसती है और बोलती है ओ सच में, हाँ ये तुम्हारी गलतफहमी है। वीजिंग बोलता है ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूं। वो देखती है और बोलते बोलो ना। वीजिंग बोलता है आप ही थी ना वो जानबूझकर जिन्होंने मुझे वहाँ पर पुश किया था, है ना, और मेरी जगह खुद आई थी, आप ही है ना वो। ये सुनने के बाद यानली रुक जाती है। वो वीजिंग को देखती है और फिर अपने मन में सोचती है कि हाँ सही कहा, वैसे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शादी तो हो चुकी है तो अब क्या ही उखड़ जाएगा। ये सुनने के बाद यानली स्माइल करती है और बोलती है हाँ मैं ही थी वो, मैं ही थी वो जिसने ये सब किया, तुम्हें फंसाने वाली मैं थी। क्योंकि वीजिंग बोलता है क्योंकि क्या, आप क्या चाहती थी। यानली बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हें बता ही देती हूँ सच्चाई। सच्चाई ये थी कि हाँ ये बात सच थी कि मुझे गुस्सू के सेकंड प्रिंस लैंड वांगजी पसंद थे, बट जब तुम्हारे लिए रिश्ता जिन फैमिली से आया ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि जिन फैमिली इतनी बड़ी है, इतनी रिच है, तो तुम वहाँ पर रह के क्या करोगे। हाँ मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम जिन फैमिली में जाओगे, इतनी अमीर फैमिली में, हाँ तो मुझे पसंद नहीं आया। तुम इतनी बड़ी फैमिली में जाना डिज़र्व नहीं करते हो, तुम नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मैंने किया था वो जानबूझकर तुम्हें धक्का दे दिया और उसके बाद तुम्हारी जगह मैं आ गई। और हाँ एक जैसे कपड़ों की डिमांड मैंने की थी क्योंकि मुझे पता था एक जैसे कपड़े होंगे तो बहुत ही आसानी से ऐसा होगा। मेरी सर्वेंट ने तुम्हें धक्का दिया और उसके बाद तुम मुझसे टकराए और हमने जगह बदल दी और बहुत ही आसानी से तुम्हारी शादी लैंड वांगजी से हो गई और मेरी शादी जिनजूशान से। और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं तो उसको पसंद ही नहीं करती थी। हाँ वो तो बेवकूफ़ था जो कि मेरे लिए प्यार में पागल था, बट मुझे गुस्से में शादी नहीं करनी थी। एक तो इतने सारे रूल्स और ऊपर से यहाँ पे कुछ भी नहीं था। हाँ मैं तो यहाँ की क्वीन भी नहीं बन पाती। वहाँ पर पता है मेरे पास इतने गोल्ड ज्वेलरीज हैं, मैं वहाँ की क्वीन हूँ। वीजिंग देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता हाँ सही कहा, आप क्वीन हैं, बहुत अच्छा। ये बोलकर वीजिंग बस पीछे की ओर देखता है और पीछे से एक आवाज़ आती है यानली। और ये आवाज़ सुनने के बाद यानली जैसे कि अपनी जगह फ्रीज हो गई थी और वो पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर वांगजी खड़ा हुआ था और वो देख रहा था। एंड वीजिंग ने जानबूझकर ये सवाल यानली से पूछा था क्योंकि उसने वांगजी को पीछे देख लिया था। वो चाहता था कि वांगजी जाने ये यानली कितनी बड़ी हाँ चालबाज औरत है। ये सब वो देखती और बोलती हाँ वांगजी तो तुमने जो भी सुना वो सही नहीं था, वो सब ऐसे ही था, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी वांगजी। वो मैं वांगजी देखता है और अपना हाथ आगे कर देता है और उसे रोक देता है और बोलता है बिल्कुल चुप, सब झूठ था। मैंने मैंने बेवकूफ़ों की तरह वीजिंग को तकलीफ दी जबकि असली गुनहगार तो तुम थी। सही हुआ, बहुत सही हुआ कि तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हुई। थैंक यू सो मच, तुम्हारे इस घटिया इरादों का मुझे पता चल गया। वांगजी वीजिंग को देखता है और वो बस बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और ये बोलकर वांगजी बस वहाँ से चला जाता है। वीजिंग वांगजी को देखता है और बोलता है मैं आपके इस सॉरी का क्या करूँगा, बस जो मेरे पास था वो तो आपने छीन लिया। ये बोलकर बस वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और यानली वीजिंग को देखते बोलते तुम। वीजिंग देखता है, स्माइल करता है और बोलता मैं, आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीना था, मैंने भी आपसे आपका सब कुछ छीन लिया। आपको क्या लगता है अब ये इतना आसान होगा। हाँ, एक नज़र और देखिए ना पीछे। एंड वहाँ पर खड़ा हुआ था जिनजूशन जो ये सब जानने के बाद यानली को देख रहा था और वो स्टिफ हो जाती है और बोलती जिनजूशन आप। वो बोलता है अब से तुमने जो भी किया है ना उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यानली उसके पीछे भागती है और वीजिंग पर चुपचाप रहता है क्योंकि ये सच्चाई सबके सामने आना बहुत ज़रूरी थी। आखिर पता तो चलना चाहिए ना इन लोगों को कि यानली ने क्या किया है।
वीजिंग बस इसके बाद वहाँ से जाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं यहाँ से कुछ घंटों बाद का सीन। कुछ घंटे बाद एक रूम के अंदर जहाँ पर यान ली और जनरेशन रुके हुए थे, वहाँ पर यान ली बोल रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने वो नहीं किया था। देखिए वो यान ली पर तुरंत ही जनरेशन हाथ उठाता है और बोलता है शट अप, तुमने जो किया है वो बहुत ही गलत है और जाने के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। ये सुनने के बाद वो बोलते नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, आप ये नहीं कर सकते। वो बोलता बिल्कुल कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम थ्रोन के लिए इतना सब कुछ कर सकती हो, तुम्हारी जैसी लालची लड़की मुझे नहीं चाहिए। और ये बोलकर बस वो यानली को घूर के देखता है और बोलता है बस यहाँ से जाने की देरी है, उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और ये बोलकर जिन जोशन कमरे से बाहर निकल जाता है। यानली गुस्से में बोलते नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी वीजिंग, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी वजह से आज आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है, तुम मरोगे, तुम मरोगे। और वो गुस्से में बोलने लगती है। इसके बाद वो वहाँ पर बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग वापस से जिंगशी आ चुका था, आकर बस वो कमरे में चला जाता है और जाकर बैठ जाता है। फिर से वीजिंग जब कमरे में बैठा हुआ था तब एक पत्थर आता है और वो साइड में गिर जाता है वीजिंग के बेड के। वीजिंग उसे देखता है, बोलता है ये क्या है। वीजिंग उसे उठाता है और देखता है तो वहाँ पर फिर से लिखा हुआ था, क्या तुम इस कैद से आज़ाद नहीं होना, तुम एक पंछी हो आज़ाद, जैसे ही यहाँ से उड़ जाना चाहिए। मैं तुम्हारा वेट करूँगा, चलोगे मेरे साथ? अगर तुम हाँ बोलते हो तो मैं तुम्हारे सामने आने के लिए तैयार हूँ, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वीजिंग ये सुनता है, मतलब रीड करता है, तो उसकी फेस पे स्माइल आ जाती है कि यहाँ पे कोई तो है जो उसकी परवाह कर रहा है। वीजिंग को खुशी होती है, बट वीजिंग बोलता है मैं कैसे जा सकता हूँ, और बस वीजिंग उस पेपर को रख लेता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वांगजी जिंगशी में वापस आता है और वीजिंग को एक नज़र देखता है। वीजिंग इग्नोर करता है, किचन में चला जाता है और काम करने लगता है। अब वांगजी कैसे बोले वीजिंग से कि वो शर्मिंदा है अपने किए पर, बट अभी वीजिंग नहीं चाहता था ये सब। वांगजी ने बिना सच्चाई जाने वीजिंग के साथ बहुत बुरा किया था और अब माफ़ी मांग रहा है वांगजी। क्या वीजिंग इतनी आसानी से माफ़ कर देगा? बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं ऐसे ही करके रात हो जाती है। वीजिंग खाना वगैरह ला कर रख देता है और वीजिंग बस चुपचाप नॉर्मली जो फूड था ना उसे खा लेता है। वांगजी बस वीजिंग को देख रहा था और खाना खाते टाइम वो बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए वांगजी चुप रहता है। खाना वगैरह हो जाता है, वीजिंग रूम में आता है और आकर बेड पर लेट जाता है दूसरी साइड अपना फेस करके। एंड वहीं वांगजी था, वो बस सो ही नहीं पा रहा था, वो वीजिंग के पास लेटा हुआ था, बट वो क्या करे समझ नहीं आ रहा था। वांगजी सोचता है कल मॉर्निंग को वीजिंग से बात करेगा और उसे बताएगा कि वो माफ़ी मांगता है जो कुछ नहीं उसने किया, उन सब चीज़ों के लिए। जानता है कि माफ़ करना बहुत मुश्किल होगा, बट फिर भी वो पूरी कोशिश करेगा कि वीजिंग उसे माफ़ कर दे। एंड यही सोचता हुआ वांगजी सो जाता है क्योंकि ये उनका टाइम था। नेक्स्ट मॉर्निंग को देखते हैं वांगजी को सेक्ट काम से बाहर जाना पड़ जाता है और वांगजी निकल जाता है। दूसरी ओर यानली को देखते हैं। यानली बोलती है आज जाने से पहले पहले मैं उसे तबाह करके ही जाऊंगी, अगर उसने मेरी लाइफ तबाह की है तो वो भी खुश नहीं रह सकता। और ये बोलकर वो डेविल स्माइल करती है और बस वो अपनी चाल चल देती हैं जो उसे चलनी थी। हम देखते हैं यहाँ से खाने का टाइम, खाना वगैरह सभी लोग खा लेते हैं एंड हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। कुछ ही देरी के बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं और जिन क्लाइंट लीडर बोलते हैं कि हम 3 घंटे के बाद यहाँ से चले जाएंगे, कुछ काम और बाकी हैं वो फिनिश कर ले। लैन किरण बोलता है जी बिल्कुल। और इसके बाद ऐसा ही होता है, वो लोग अपना काम में लग जाते हैं और वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वहाँ से सीधा लाइब्रेरी में जाता है क्योंकि उसे कुछ बुक चाहिए थी। वो वहाँ पर जा चुका था और अपने कुछ कामों को कर रहा था, यानी कि बुक्स को देख रहा था। वीजिंग पिछले बैक साइड एरिया की ओर चला जाता है। वीजिंग कुछ बुक्स को देखने लगता है, बट तभी वीजिंग को आवाज़ आती है कि कुछ तो है, मतलब उसके पीछे खड़ा हुआ है। यानी ये देख के तुरंत वीजिंग अपना फेस टर्न करता है तो वहाँ पर यानली थी। एंड यानली सच में बहुत डेंजरस लग रही थी। वीजिंग बोलता है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? यानली बोलती है मेरी लाइफ को तबाह करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम आराम से यहाँ पे जी पाओगे? बिल्कुल नहीं, तुमने मेरा सब कुछ छीना है तो मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलकर बस एक ही बार में उसके हाथ में एक डैगर था और वो डैगर सीधा वीजिंग के सीने पर मारती है और वीजिंग एकदम शॉक फ्रीज। और वीजिंग बस एकदम शॉक था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन उसे मारने की कोशिश करेगी। और वो एकदम ही तुरंत ही जो वीजिंग था उसकी बोल सकते हैं जो डैगर था ना वो और भी अंदर तक पिन करने वाली थी। अभी तक उसने स्टैब किया था, अंदर तक नहीं डाला था पूरा। एंड जैसे वो ट्विस्ट करने वाली थी तभी अचानक से एक पर्सन आता है और वो यानली को धक्का देता है और यानली सीधा फ्लोर पर। और वो पर्सन तुरंत ही वीजिंग को बोलता है वीजिंग। एंड वीजिंग उसे देखता है
एंड ढंग से देख भी नहीं पाता। तभी अचानक से लाइब्रेरी के अंदर एंट्री होती है वांग जी की, और वांग जी देखता है वी यिंग को नीचे पड़े हुए, और उसके जो गुस्सों के वाइट ड्रॉप थे वो रेड हो रहे थे, क्योंकि उसके सीने से धीरे धीरे करके जो ब्लड था ना वो फ्लो हो रहा था। और वो इंसान वो अल्फा था, और वो वियिंग को पकड़े हुए था, उसका चेहरा कवर किया हुआ था उसने, और वो बोल रहा था वी वियिंग वियिंग। वांग जी होता वी, और वो भाग कर वियिंग के पास आता, ये किसने किया। एंड वांग जी जैसे वियिंग के पास आता है तभी तुरंत ही जो अल्फा वियिंग के पास बैठा हुआ था वो तुरंत ही वांग जी को धक्का देता है और बोलता दूर हट जाइए इससे, ये हालत आपकी वजह से है इसकी। और ये बोलकर गुस्से में वो अल्फा वांग जी को दिखने लगता है। वांग जी जब ये देखता है ना तो उसे गुस्सा आता है। वांग जी तुरंत ही अपनी तलवार निकालता और बोलता है अभी के अभी मेरे हस्बैंड को छोड़ दो वरना तुम्हारा बुरा हाल होगा। वो अल्फा देखता है वांग जी को और बोलता है "हाँ, आप बहुत ही ज़्यादा क्रूर जो है ना वो प्रिंस हैं, आपका हस्बैंड यहाँ पर इस हालत में है और आपको। वांग जी तुरंत आइज बंद करता है और वो अपनी तलवार को वहीं पर रखता है, तुरंत वियिंग के पास आता है और वो वियिंग को उठा लेता है और उस अल्फा को बोलता है दूर रहो। और वांग जी जानली को देखते बोलता है किसने किया ये, तो वो बोलता है आपके प्यार नहीं आपकी वाइफ को मारने की कोशिश की है। वांग जी गुस्से में देख रहा था एंड तुरंत ही जो अल्फा था ना वो यानली को स्टैप करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है इसने मेरे प्यार पर तलवार उठाने की कोशिश की है, तो इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और इससे पहले कि वो मार पाता वांग जी बोलता रुक जाओ, इसका फैसला होगा। और वो देख रहा था वांग जी तुरंत ही बस इतना बोल के वहाँ से भागने लगता है, और यानली भी भागने की कोशिश करती है बट वो अल्फा पकड़ लेता है और बोलता नहीं इतनी आसानी से नहीं राजकुमारी। और वो यानली को पकड़ के मतलब वहीं पे रखता है, और कुछ ही देरी के अंदर वहाँ पर लैंड साइड के जो गार्ड्स हैं ना वो आना शुरू हो जाते हैं और वो यानली को पकड़ लेते हैं। वांग जी तुरंत ही वियिंग को लेकर हीलर के पास आता है और बोलता है चेक करिए, और वो लोग भी इस हालत में वियिंग को देख के डर जाते हैं। पर तुरंत ही वो हीलर अंदर लेकर चले जाते हैं और वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था। जो सर्वेंट्स थे उन्होंने तुरंत ही जो लैन किरन था उसे और लैन सिटन उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि वियिंग की हालत बहुत ख़राब है, हमने उन्हें देखा है। और तुरंत ही लैन किरन और लैन सिटन दोनों वहाँ पर आते हैं और बोलते वांग जी क्या हुआ वियिंग को। वांग जी बस खड़ा हुआ था और तभी हम देखते हैं जो गार्ड्स थे वो वहाँ पर यानली को लेकर आते हैं पकड़ के, और उसी के साथ वो अल्फा भी था और उसने अपना फेस कवर किया हुआ था। जैसे ही वहाँ पर यानली को लाया जाता है वांग जी अपनी तलवार निकालता है और यानली के गर्दन पर रख देता है। ये देख के वो बोलते क्या हुआ वांग जी क्या कर रहे हो तुम ये। इसके बाद वांग जी उन्हें बता देता है और जो अल्फा था ना वो बोलता है हाँ इन्होंने ऐसा किया है और मेरे पास सबूत भी है, ये रहा डैगर। और वो दिखाता है उन्हें और वो लोग शौक थे। यानली बोलती है मैं उसे मार डालूंगी छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, हाँ, उसकी वजह से मेरी मेरी हालत ख़राब है ना तो वो भी मरेगा मरेगा वो भी। एंड जन जिशन भी वहाँ पर आता है और उसे भी बताया जाता है। और उसके बाद वो बोलते हैं चिंता मत करिए हम जानते हैं ये आपकी गुनहगार है बट सजा इसे हम देंगे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ये सब होने के बाद हमें आपसे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखने हैं। जिन जुशन बोलता मैं समझ सकता हूँ चिंता मत करिए ये ऐसा ही होगा, इन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये बोलकर वहाँ से जो यानली थी ना उसे ले जाया जाता है। हम देखते हैं वांग जी खड़ा हुआ था और ऐसे ही करके पूरे 3 घंटे बीत जाते हैं। लैन करन वांग जी और लैन सिचन उनकी वाइफ भी आ चुकी थी, वो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और वेट कर रहे थे। ऐसे ही करके फाइनली 3 घंटों के बाद हीलर बाहर आते हैं और वो देखते हैं वांग जी तुरंत उनके पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ वियिंग कैसा है। वो देखते हैं और बोलते हैं कि बहुत मुश्किल से बचाया हमने, उस डैगर पर जहर था और वो उनकी बॉडी में जा पाता बट हमें उसका तोड़ पता था तो हमने वो यूज़ कर दिया है। और एक और बात है आप लोगों के लिए। वो देखते हैं बोलते क्या, तो वो बोलते हैं कि लैन फुरन प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वांग जी शॉक, वो बोलते क्या, तो वो बोलते कि जी बिल्कुल वो प्रेग्नेंट है, उनका ध्यान रखना होगा, अभी बहुत वीक है वो, उनके खाने पीने का ख्याल रखना होगा, उनकी बॉडी वीक है और इन सब चीज़ों की वजह से तो अब और भी वीक हो गई हैं, तो प्लीज़ उनका ख्याल रखिएगा, उन्हें कोई टेंशन नहीं हो पाई। हम जी बोलता हाँ बिल्कुल। लहन किरण ये सुन के खुश हो जाते हैं और उन्हें बहुत बुरा भी लगता है। वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे कर सकती है यानली, अपने भाई को मारने की कोशिश, ये बहुत बुरा था। वांग जी बस चुपचाप था, वो सोच रहा था कि वो क्या करेगा, कैसे सामना करेगा वियिंग का। वांग जी बस दुखी था। और कुछ देर के बाद हीलर बोलते हैं अब आप उनसे मिल सकते हैं। वांग जी धीरे धीरे करके रूम के अंदर जाता है, वो देखता है वियिंग को, वियिंग लेटा हुआ था, बेहोश था। वांग जी बोलता है ये बेहोश, तो बोलते हाँ ये बेहोश है, चिंता मत करिए, कुछ टाइम के बाद ये होश में आ जाएंगे। वांग जी बोलता ठीक है। और इसके बाद वांग जी बस वहाँ से चला जाता है वियिंग को लेके, वियिंग को वापस जिंगशी में लाया जाता है। वांग जी बस बेड के पास बैठा हुआ था, वो बोलते हैं इन्हें होश आने में टाइम लगेगा। और पूरा दिन बीत जाता है, वांग जी वियिंग के पास रहता है, उसका पूरा ख्याल रखता है।
जब जब मेडिसिन पिलाने के लिए बोला गया था तब तब मेडिसिन पिलाई जा रही थी। और जो लेप वीजिंग की बॉडी पर जहाँ डैगर का निशान था वहाँ पर लगाया गया था, वांग जी उसका भी पूरा ध्यान रखता है। और ऐसे ही करके जो है ना वो रात हो जाती है। अभी रात के पूरे जो है ना वो 10 बज चुके थे और वांग जी बैठा हुआ था, बस एकटक वीजिंग को देख रहा था। वांग जी का खाना ला दिया गया था वहीं पर वांग जी खाना नहीं खाता। लाइन से चनाते और बोलते वांग जी बोलते गगा, वो बोलते हैं जाओ खाना खा लो, हम वीजिंग के पास हैं। वांग जी बोलता है गगा मेरी वजह से ये हाल हो गया उसका। वो बोलते हैं हम समझते हैं वांग जी, कोई बात नहीं, जाओ खाना खा लो। वांग जी बोलता मुझे नहीं खाना। वो बोलते वांग जी खा लो। पर तभी वीजिंग की जो आइज़ थी ना वो स्लोली करके ओपन होने लगती हैं। और ये देख के वो बोलते वांग जी वीजिंग को होश आ रहा है। वांग जी बोलता हाँ। एंड तुरंत ही हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहा था और वो देख रहा था। वांग जी वीजिंग के पास आता है और बोलता तो तुम ठीक हो। वीजिंग देखता है एक नज़र वांग जी को और फिर वो अपना सिर हाँ में हिलाता है। लायन सेजन बोलते हैं क्या मैं फिजिशियन को बुला दूँ। वांग जी बोलता हाँ गगा। इसके बाद तुरंत ही जो लायन सेजन थे वो चले जाते वहाँ से। वांग जी वीजिंग की फोरहेड पर जो बाल आ रहे थे उन्हें साइड करता है और बोलता अब कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है तुम्हें। वीजिंग वांग जी को देखता है और अपना सिर हाँ में हिलाता है। वांग जी की आंखों में बस आंसू आ रहे थे। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया, मुझे माफ़ कर दो। और ये बोलकर वो अपनी जो आइज़ थी ना वो खोल कर वीजिंग को देखता है। एंड वीजिंग वांग जी को देख रहा था बट कुछ भी नहीं बोल रहा था फ़िलहाल के लिए। एंड थोड़ी देर के बाद फिजिशियन आते हैं और फिर वो वीजिंग को चेक करते हैं। अच्छे से वीजिंग को चेक करके वो बोलते हैं कि अब ये ठीक है, बस इन्हें ये मलहम वगैरह लगाना होगा और इन्हें दवाइयाँ टाइम पर देते रहिएगा और इनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना। वांग जी बोलता जी। इसके बाद लायन सेजन बोलते ठीक है वांग जी, अब मैं चलता हूँ, मैं मॉर्निंग को आऊँगा। वांग जी बोलता हाँ ठीक है गा। इसके बाद लायन सेजन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो वांग जी था ना वो बस वीजिंग को देख रहा था। एंड सरमेंट जो मतलब फिजिशियन था उसने कहा था कि आपको जो इनके घाव पर लेप लगाया गया है उसे जो है ना वो हटाना होगा और दूसरा लगाना होगा। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था। वांग जी बोलता रुकना ठीक है। वांग जी फिर वो सारा सामान लेकर आता है जो भी वीजिंग को लाने के लिए कहा गया था। वांग जी फिर वो सारी चीज़ें लेकर आता है और उसके बाद वो वहीं पर रख देता है। वांग जी वीजिंग के ऊपर जो क्लॉथ था, जो मतलब बोल सकते हैं कवर किया गया था एक पतले से रोब से, जिससे वीजिंग को ढका जा सके, क्योंकि उसके शोल्डर पर चोट लगी हुई थी और ऐसे वीजिंग को रखा नहीं जा सकता था। इसलिए वांग जी फिर जो वीजिंग के ऊपर कपड़ा था उसे हटा देता है एंड वीजिंग बस देख रहा था चुपचाप। वांग जी फिर वीजिंग के शोल्डर को देखता है, वहाँ पर एक निशान था। वांग जी फिर जो उसके ऊपर लेप वगैरह लगाया गया था पट्टी से, वो पट्टी खोलता है और इसके बाद वो लेप हटाता है। वांग जी फिर उस जगह को क्लीन अप करता है अच्छे से। उसे साफ़ करने के बाद वांग जी थोड़ा क्लोज झुकता है और जो लेप था ना वो अपने हाथों से वहाँ पर लगाने लगता है फूंक मार मार के। और वीजिंग को इससे जो है ना बहुत अजीब फील होता है, क्योंकि वांग जी की जो हॉट ब्रीथ थी वो उसके शोल्डर पर से फील हो रही थी। वांग जी अच्छे से लगा देता है। उसे लगा देने के बाद वांग जी फिर वीजिंग को देखता है, दोबारा से पट्टी रैप करता है और बोलता है तुम ठीक हो ना। वीजिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। उसके बाद वांग जी वीजिंग के पास आता है और जो वहाँ पर सूप था वो वांग जी वीजिंग को पिलाता है और वीजिंग पी लेता है। वीजिंग के लिप से वो सूप बाहर निकल रहा था तो वांग जी अच्छे से उसे साफ़ करता है कपड़े से और फिर वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग के बालों को ठीक करता है और बोलता है तुम्हें कुछ और चाहिए। वीजिंग नामे सिर हिलाता है। वांग जी फिर उसके पास बैठ जाता है और वीजिंग को देखने लगता है। वांग जी वीजिंग के सामने जो है ना फिर घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, हर एक चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो। जो भी गलती मैंने की थी उन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वीजिंग। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज़ तुम्हारे साथ जो भी सलूक किया उन सब चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। वीजिंग बस वांग जी को देखता है और कोई जवाब नहीं देता, ना हाँ बोलता ना बोलता, बस चुपचाप। वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता वीजिंग मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। एंड वीजिंग जब ये सुनता है तो वो वांग जी की ओर फिर से देखता है। वांग जी बोलता है वो तो तुम मदर बनने वाले हो, तुम प्रेग्नेंट हो। और ये सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है फिजिशियन ने आज तुम्हें चेक किया तो उन्होंने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम मदर बनने वाले हो। वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी बोलता है मैं अब से तुम्हारा और हमारे बच्चे का पूरा ख्याल रखूँगा, तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, आज से मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा, जो गलती की है उसकी माफ़ी मांग लूँगा तुमसे, और हो सके तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिसकी वजह से तुम्हें और हमारे बच्चे को तकलीफ़ हो।
वांग जी बस वीजिंग को देखता है। वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये देख के वांग जी बोलता है, वी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें रुला दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वांग जी वीजिंग की आंखों से आंसुओं को साफ करता है। वीजिंग जो है ना वो अपना दूसरा हाथ धीरे से मूव करता है और अपने स्टमक पर रखता है और उसे एक वार्मथ का एहसास होता है, एक ऐसी मतलब चीज़ जो वीजिंग महसूस कर पा रहा था और वो फील करता है। वांग जी अपना हाथ फिर वीजिंग के स्टमक पर रखता है और बोलता है, वीजिंग हमारा बेबी, मैं उसे और तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। वीजिंग वांग जी को देख रहा था और कुछ नहीं बोलता। वांग जी बोलता है, अब सो जाओ। वांग जी भी फिर वीजिंग के पास आता है और वीजिंग को देखते हुए वो सो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। धीरे धीरे करके जो वीजिंग था उसकी आइज़ ओपन होती हैं। जैसे वो आइज़ ओपन करता है उसे लगता है जैसे कुछ तो वेट सा उसकी बॉडी पर फील हो रहा है उसे। एंड वीजिंग आइज़ ओपन करता है तो देखता है वांग जी को। वांग जी बस जो एक बोल सकते हैं गर्म कपड़ा था, आई मीन बोलेंगे कि उसे पानी में डिप किया हुआ था गर्म पानी के अंदर और उसमें से भाप निकल रही थी और वांग जी वीजिंग की बॉडी को क्लीन कर रहा था। वीजिंग शॉकिंगली देखता है, बोलता है, ये क्या कर रहे हैं आप? वांग जी देखता है और बोलता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें क्लीन कर रहा था क्योंकि तुम्हारी बॉडी पर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है ना, तो साफ़ कर रहा था। उन्होंने कहा कि तुम्हें साफ़ करते रहना होगा जगह से या जहाँ पे चोट लगी वहाँ से भी, ताकि तुम्हें इन्फेक्शन ना हो। वीजिंग देख रहा था और वो वांग जी के सामने नेकेड था। वांग जी देखता है और बोलता है, वो मुझे तुम्हें क्लीन करना था इसीलिए, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। वीजिंग आइज रोल करता है और फिर अपने मन में बोलता है, हाँ गलत इरादा नहीं था तो सही इरादे से कौन करता है ये सब। वीजिंग आइज रोल करता है। वांग जी फिर अच्छे से क्लीन अप कर देता है वीजिंग को। अपर की बॉडी क्लीन करने के बाद वांग जी जाता है वीजिंग के पैरों के पास। एंड जब वीजिंग ये फील करता है तो वो देखता है वांग जी को। वांग जी वीजिंग के पैरों को साफ कर रहा था और इससे वीजिंग को अजीब लगता है। वीजिंग बोलता है, नहीं मैं कर लूँगा, तो आप रहने दीजिए। वांग जी बोलता, नहीं मैं कर रहा हूँ। एंड वांग जी जैसे जैसे वीजिंग के पैरों को टच कर रहा था उस कपड़े से, फिर भी वांग जी की फिंगर्स वीजिंग की स्किन पर टच हो रही थी और ये वीजिंग के लिए बहुत अजीब था। धीरे धीरे करके जो वांग जी था ना वो बस वीजिंग के पैरों को क्लीन अप कर रहा था। एंड थोड़ी देर के बाद वो थाइस के पास आ जाता है और वीजिंग देखता है और वो अपने आप को जो है ना एक हाथ से कवर करने लगता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, मैंने सब देख लिया वी, और तुम मदर बनने वाले हो, अब भी मुझसे शर्मा रहे हो। एंड वीजिंग देखता बोलता अब एक नंबर के शेमलेस इंसान है। वांग जी देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके, क्योंकि वीजिंग कभी वांग जी से ऐसे बात नहीं करता था। वीजिंग देखता बोलता, क्या मुझे घूर क्या रहे हो? अब बहुत शेमलेस है, अब मुझे ऐसे कैसे देख सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं? वांग जी देखता है और स्माइल करता है। एंड वीजिंग पहली बार वांग जी की स्माइल देख रहा था। वांग जी बोलता है, वीजिंग क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ हैं और ये नॉर्मल है ना, तुम्हें ऐसे ही देखना, तो ये सब चीज़ें क्यों बोल रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है, क्योंकि आप शेमलेस हैं। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा शेमलेस? वीजिंग बोलता, हाँ बहुत शेमलेस है। वांग जी बोलता है, चलो कोई बात नहीं, तुम यही मान लो। इसके बाद वांग जी बस नॉर्मली जो है ना वीजिंग की बॉडी को क्लीन करता है उसके थाइज एरिया पर। एंड वांग जी उसके लोअर एरिया को भी टच करता है और वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है, हटाइए अपना हाथ वहाँ से। वांग जी बोलता है ओके, एंड वो हटा देता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को कवर कर देता है थोड़ा सा, एंड जहाँ से बोल सकते हैं चेस्ट था वहाँ से बस कवर करता है एंड उसके ऊपर का एरिया नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे चोट लगी हुई थी तो उसे कवर करना नहीं था। इसके बाद वांग जी बोलता है, तुम्हें खाना? वीजिंग हमें अपना सिर हिलाता है। वांग जी चाहता है और जो खाना उसने बनाया था, जो जो मतलब बोला था उन्होंने फिजिशियन ने कि ऐसा खाना देना है, तो वांग जी वैसे ही दे रहा था। वांग जी वीजिंग को खिलाने लगता है। वीजिंग बोलता, छी कितना गंदा है ये। वांग जी देखता बोलता, वो तुम्हें यही खाना होगा क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। वीजिंग घूर के देखता बोलता, मुझे ये नहीं खाना, मुझे स्पाइसी खाना है, मुझे मुझे कुछ चटपटा खाना है। वांग जी बोलता है, अब वो तो नहीं खिला सकता। वीजिंग बोलता, खुद खा लो, खुद भी इसके जैसे ही हो। वांग जी शॉकिंगली देख रहा था, मतलब वीजिंग अचानक से, वो ऐसे बात ही नहीं करता वीजिंग तो, बट वो बोल रहा था। वीजिंग बोलता, क्या मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हो? हाँ तुम्हारी ना मैं ये जो आँखें ना पटन जैसी, उन्हें मैं ना। वांग जी देखता है विंग को और बोलता, सॉरी, वो तुम ये खा लो, जब ठीक हो जाओगे तब तो जो तुम्हारा मन करेगा वो खिला दूंगा। वीजिंग घूर के देखता, वांग जी बोलता, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा क्योंकि हमारा बेबी है ना तुम्हारे पास। वीजिंग बोलता, हाँ बेबी। एंड फिर उसे याद आता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। वीजिंग टच करता है और बोलता, ठीक है अभी के लिए माफ़ कर रहा हूँ। वांग जी बोलता, हाँ थैंक यू। इसके बाद फिर वांग जी उसे खिलाता है और वीजिंग खा लेता है। खाने के बाद वीजिंग फिर वापस से लेट जाता है क्योंकि उसे अभी उठना मना था और ऐसे ही ना दिन बीत रहे थे और अभी जो है ना वो 2 मंथ हो गए थे। एंड वीजिंग के प्रेगनेंसी को भी थोड़ा टाइम हो गया था, 2.5 महीने से ऊपर हो गया था उसे। एंड वांग जी वीजिंग का ख्याल रख रहा था और अब जो वीजिंग का घाव था ना वो भर गया था इतने टाइम के अंदर, बट हाँ थोड़ा थोड़ा अभी भी था, निशान था उसका, बट ऐसे नहीं बोलेंगे पूरा भर गया, बट हाँ
थोड़ा थोड़ा निशान था एंड वहाँ पे वांग जी को अभी भी अप्लाई करना पड़ता था मेडिसिन। एंड वांग जी और वीइंग का रिश्ता काफ़ी हद तक जो है ना वो ठीक हो रहा था और वीइंग के मूड स्विंग्स हो रहे थे, जिस वजह से उसने वांग जी की तो बैंड बजा के रखी हुई थी बहुत बुरी तरह से। वो जो बोलता वांग जी को वो करना पड़ता, अगर नहीं करता तो फिर वीइंग बहुत गुस्सा हो जाता और वांग जी वीइंग को गुस्सा नहीं कर सकता था, इसीलिए वो मुंह बंद करके चुपचाप जो वो बोलता वो करता। एंड आज ऐसे ही दिन था, वांग जी जो है ना वो बात ले रहा था, अभी जल्दी उठ गया था और वीइंग भी आज जल्दी उठ जाता है और वो इधर उधर देखता है एंड फिर वो जल्दी से तुरंत ही वॉशरूम में चला जाता है। एंड वांग जी जो बात ले रहा था वो मुड़ के देखता है एकदम टर्न करके और बता तो तुम यहाँ पे। वीइंग देखता है वांग जी को एंड उसका ध्यान जाता है वांग जी के लोअर एरिया पर, जो कि वेकअप हो गया था। एंड ये देख के जो वांग जी था ना वो देखता है वीइंग को, वीइंग कहाँ देख रहा है, वांग जी तुरंत टर्न कर जाता है, बोलता तुम यहाँ पे। वीइंग बोलता है क्या मुझे तो देखते रहते हो नेकेड, अब खुद की बारी आई तो ऐसे छुपा रहे हो। वांग जी जो है ना वो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो वीइंग तुम ऐसे। वीइंग बोलता हाँ क्या, तो मुझे वो एक्चुअली। वांग जी बोलता है क्या कि क्या वीइंग तुम बाहर जाओ। वांग जी तुरंत अपनी रोब को लेता है और अपने ऊपर डाल लेता है और जल्दी से उन्हें जो है ना पहन लेता है और वो जैसे टर्न करता तो वांग जी इसके क्लोज था। वीइंग वांग जी को देखता और बोलता क्या। वीइंग मतलब जब ये बोलता तो वांग जी बोलता नहीं कुछ नहीं, तुम अचानक से ऐसे। वीइंग बोलता हाँ तो क्या देख नहीं सकता, लगता है तुम्हारे उस नीचे वाले माले में कोई मतलब जाने नहीं बची है। वांग जी बोलता क्या बोल रहे हो वीइंग। वीइंग बोलता हाँ मुझे वो चाहिए। वीइंग बोलता क्या चाहिए। वांग जी मतलब शौक था वांग जी को देख के। वीइंग बोलता है ये मुझे मुझे करना है क्योंकि मुझे अजीब लग रहा है इसे देखने के बाद। वांग जी बोलता तुम तो ये। वीइंग बोलता है क्या करना है या नहीं करना। वांग जी बोलता हाँ बट तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना वो तुम। वीइंग बोलता है हाँ करता हूँ क्योंकि तुमने बहुत गलत किया, मेरी गलती जाने बिना ही तुमने मुझे गलत समझ लिया और जब तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलती किया तो। वांग जी बोलता हाँ जानता हूँ। वांग जी तुरंत ही घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है आई एम रियली सॉरी वीइंग, बिना गलती जाने मैंने वो सब कर दिया। वीइंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी बोलता है मैं जानता हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है वीइंग, जो मैंने उस दिन ऐसे रिएक्ट किया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी वीइंग, मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ, मुझे मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, माफ़ कर देना मुझे। मैं आपसे कुछ भी नहीं करूँगा ऐसा जैसे तुम्हें हर्ट हो, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो वीइंग प्लीज़। वीइंग बोलता है चांस देने से क्या फ़ायदा, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं, प्यार तो आप मेरी उस बहन से करते हैं। वांग जी बोलता है वीइंग आई नो मैं जानता हूँ लैन से एक बार प्यार करते हैं, बट वीइंग जब से तुमसे मेरी शादी हुई है उस दिन के कुछ टाइम के बाद तुम मुझे अच्छे लगने लगे। तुमसे कहता नहीं था बट पता नहीं क्यों तुम्हारी आंखें तुम्हारा सब कुछ मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा, जैसे तुम मेरी लाइफ का हिस्सा बन गई और उसकी यादें फीकी हो गई। हाँ मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं अभी भी दुख होता है जो उसने किया उस चीज़ के लिए, बट वीइंग सच बात तो ये है कि अब उसकी यादें धुंधली पड़ गई। मैं मैं अब समझ पा रहा हूँ कि प्यार में और लगाव में और अट्रैक्शन में क्या अंतर होता है। अब जब मैं तुमसे दूर जाने के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल घबरा जाता है वीइंग, जबकि ये सब उसके साथ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता वीइंग, जबकि ये तुम्हारे साथ होता है। तो मुझे समझ आ गया और मैंने गगन से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि जिससे आप प्यार करोगे अगर वो इंसान आपसे दूर जाए तो ऐसा लगेगा जैसे आपकी जान चली गई। और उस दिन जब तुम मुझसे दूर जाने वाले थे तुम्हें मैंने नीचे गिरे हुए देखा, तब तब मेरी जान निकल गई वीइंग, ऐसा लगा जैसे मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ। तुम्हारे बॉडी से खून निकल रहा था और उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊँगा, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम क्या हो। जब जब यानलिक की शादी मुझसे नहीं हुई तो गुस्सा आया था बस, ये नहीं लगा था कि मैं उसके बिना नहीं रह नहीं पाऊँगा, उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। बट जब तुम्हें मैंने उस हाल में देखा तो ऐसा लगा कि मैं मर जाऊँगा वीइंग, जी ही नहीं पाऊँगा तुम्हारे बिना। तो इससे पता चलता है कि वो सिर्फ अट्रैक्शन था, प्यार नहीं। प्यार तो मुझे तुमसे हुआ है वीइंग। आई लव यू वीइंग, आई लव यू। अगर तुम मुझे सज़ा देना चाहो तो दे सकते हो। वीइंग देखता है और बोलता है कि हाँ सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, तुम्हें लाइफ टाइम के लिए मेरा सर्वेंट बन के रहना होगा। वांग जी देखता है और बोलता हाँ बिल्कुल बनूंगा, तुम जो बोलोगे वो करूँगा। वीइंग स्माइल करता है और बोलता फिर ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ, ये बोल के वो जाने लगता है, बट तभी वांग जी उसको टमी से पकड़ लेता है, बोलते कहाँ जा रहे हो। वीइंग बोलता है वो मैं बाहर। वीइंग बोलता है ये सब, तो वांग जी बोलता है क्यों। वीइंग बोलता है क्योंकि मुझे एक काम है। वांग जी बोलता नहीं अभी जो तुमने कहा कि वो तो करते हैं। वीइंग बोलता है कि क्या क्या करते हैं। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें वो चाहिए। वीइंग बोलता है कि क्या मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने बस मजाक कर रहा था।
वांग जी बोलता बट मैंने तो सीरियस ले लिया। और ये बोलकर वांग जी बस वीजिंग के फ्रंट रोब्स को ओपन कर देता है और उसके शोल्डर से नीचे गिरा देता है। और वांग जी वीजिंग के शोल्डर से उसे किस करते हुए जो है ना अपने टर्न करता है अपनी ओर और फिर वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। और वैसे भी वीजिंग की प्रेगनेंसी की वजह से उसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी। वीजिंग को पूरे 5-6 दिनों से क्रेविंग हो रही थी बट समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बोले वांग जी को। वो गुस्सा था बट अभी इन सब चीज़ों के आगे गुस्सा गया भाड़ में। वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी तुरंत ही कैरी कर लेता है वीजिंग को और उसके बाद उसे बाथटब में लेके बैठ जाता है एंड वहाँ पर वो दोनों अपनी नाइट एक्टिविटीज़ को करते हैं। और फिर वांग जी वीजिंग को लेके आता है अच्छे से बात वगैरह दिला के और उसे लिटा देता है। फिर उसे कपड़े पहनाता है और बोलता है मैं जा रहा हूँ रेडी होके। इसके बाद वो रेडी वगैरह हो जाता है, वीजिंग को खाना खिलाता है, खुद भी खाना खाता है और बोलता है मैं अब काम से जा रहा हूँ, ठीक है। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके तुरंत ही बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद वीजिंग बस ऐसे ही अपना पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड करता है। अभी वीजिंग फिर से जो जिंगशी के मतलब बैक साइड एरिया की ओर जो गार्डन था वहाँ पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था कि उसने क्या सोचा था। और चलो कुछ तो हुआ उसकी लाइफ में। वांग जी उसे एक्सेप्ट कर चुका है, उससे प्यार करता है और वांग जी जब प्यार करने पर आता है ना तो बहुत केयरिंग बन जाता है। वीजिंग खुश था। वांग जी उसका बहुत ध्यान रखता है, हर एक चीज़ हर एक डिमांड पूरी करता है उसकी। तो वीजिंग बहुत खुश है। पर तभी एक इंसान वीजिंग के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जब वीजिंग ये फील करता है तुरंत ही टर्न करता है तो वही आंखें वही फेस कवर वही इंसान वीजिंग के सामने था। वीजिंग बोलता तुम कौन हो? तुम ये। वो बोलता है हाँ जानता हूँ, अब तुम काफ़ी खुश हो और अभी भी तुम्हारे लिए ऑफ़र है मेरे पास। तुम चाहो तो अभी भी मेरे साथ चल सकते हो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी बदला नहीं था। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ वीजिंग। वीजिंग शॉकिंगली देख रहा था। वो बोलता है पर तुम ये सब करते क्यों हो? वो इंसान बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वीजिंग बोलता पर मैं किसी और का हस्बैंड हूँ। वो बोलता हाँ जानता हूँ किसी और के हस्बैंड हो और अब मदर भी बनने वाले हो, बट मेरा प्यार तुम्हारे लिए चेंज नहीं हुआ। मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। क्या तुम चलना चाहोगे यहाँ से बहुत दूर जहाँ तुम्हारे लिए प्यार होगा? वीजिंग बोलता है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो तुम। वो बोलता है हाँ जानता हूँ बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर इन द फ्यूचर कभी तुम्हें ये लगे कि तुम उसके साथ नहीं रह पा रहे तो आ जाना, तुम्हारे बेबी के साथ भी तुम्हें अपनाऊंगा। मैंने कहा ना तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी बॉडी से नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे इस मन से प्यार करता हूँ जो बहुत प्यार है, एकदम इतना प्योर है कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बट शायद अब तुम कभी एक्सेप्ट ना कर पाओ, बट फिर भी ऑफ़र तुम्हारे लिए कभी भी है। जब भी वो लैन वांग जी तुम्हें परेशान करे तो बस तुम एक बार मुझे आवाज़ देना, मैं आ जाऊँगा। वीजिंग बोलता तुम क्यों करते हो ये प्यार? वो बोलता है प्यार तो प्यार होता है, किसी से भी हो जाता है, जो कि मुझे तुमसे हो गया है और चाह कर भी मैं बदल नहीं पाऊँगा। मैं बस इतना कहूँगा कि तुम खुश रहना और अगर तुम खुश नहीं रहे तो उस लान वांग जी को वीइंग बोलता तो तुम उसे कुछ नहीं करोगे? वो बोलता हाँ हाँ जानता हूँ, जैसे तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं पागल हो जाता हूँ एंड अगर उसे कुछ हो जाएगा तो तुम पागल हो जाओगे क्योंकि तुम उसे प्यार करने लगे हो। वीजिंग बोलता है हाँ और तुम? वो बोलता है मैं। तुम ये सोच लेना कि इस दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान है जो तुमसे ज़िंदगी भर प्यार करेगा, हर सिचुएशन में, हर वक्त में, हर पल, हर तरह से, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और आज से तुम अगर 10 साल बाद भी आओगे ना अपने साथ 3-4 बच्चों को लेके तो भी एक्सेप्ट कर लूँगा। वीजिंग शॉकिंगली बोलता कि तुम तो ये क्या सच में? वो बोलता हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वीजिंग बोलता बट मैं तुम्हारा कभी नहीं हो पाऊँगा, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करता हूँ, अपने बच्चे से। वो बोलता हाँ जानता हूँ बट फिर भी ये दिल तो दिल है और दिल तुम्हारा हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इस दिल में कोई और आएगा। बस तुम ये सोच लेना इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो तुमसे बिना किसी कंडीशन के प्यार करता है और मेरा लव बहुत प्योर है तुम्हें लेकर। पहले चाहता था तुम्हें अपना बना लूँ बट जब देखा कि तुम उस इंसान से प्यार करते हो तो फिर तुम्हें जाने दिया। तुम्हारे लिए ही तुम्हें जाने दे रहा हूँ भी, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो अभी ले जा सकता हूँ और उससे दूर कर दूँ, बट नहीं, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। तो वीजिंग खुश रहना और जिस दिन भी तुम्हें लगे कि तुम नहीं रह पाओगे तो मेरे साथ चलना, तुम्हें खुश रखूँगा। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। वीजिंग बोलता अपना चेहरा दिखाओगे? वो बोलता है चेहरा ये चेहरा भी तुम्हें उसी दिन नज़र आएगा जिस दिन तुम मेरे पास आ जाओ और मैं जानता हूँ शायद ही कभी ऐसा होगा तो तुम शायद ही मुझे देख पाओगे। तो बाय बाय। और ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाता है एंड तभी वहाँ पर वांग जी आता है और बोलता कौन था? वीजिंग शॉकिंगली बोलता है कि नहीं कोई नहीं था।
वांग जी जानता है कि यहाँ पर वही इंसान था जिसने उस दिन बचाया था वीइंग को, बट अब वांग जी भी जानता है कि वो वीइंग को हार्म नहीं करेगा, तो इसीलिए वांग जी भी बस स्माइल करता है। और वहीं दूसरी तरफ यानली को भी पनिशमेंट दे दी गई थी, उसे जिन सेक्ट से निकाल दिया गया था और अब उसे ताने सुनने को मिलते थे कि वो कुछ नहीं कर पाई और अब उसे ऐसे ही रहना था, ज़िंदगी भर के लिए उसे कैद कर दिया गया था। हम देखते हैं वीइंग को। वीइंग ऐसे ही बहुत खुश था। वीइंग के टेंट्रम्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे और कभी कभी उसे एहसास होता कि कोई उसे और भी है जो छुप कर देख रहा है, और कहीं ना कहीं वीइंग को एहसास हो जाता कि ये वही इंसान है। वीइंग को कभी कभी अजीब लगता कि कोई उसे ऐसे प्यार कर सकता है, और वीइंग ने भी वांग जी से ये डिस्कस किया था क्योंकि वो उसका हस्बैंड है। तो वांग जी ने जाना तो वो बोलता है ठीक है, उसे जलन तो होती है बट कोई बात नहीं, चलता है। वीइंग स्माइल करता है एंड उनके दिन ऐसे बीत रहे थे। फाइनली वीइंग एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी अल्फ़ा बेटी को बर्थ देता है, एंड वो भी बिल्कुल हमारे वांग जी जैसी। एकदम वांग जी स्माइल करता है उसे देख के, और वो लोग अपने लाइफ में ऐसे ही खुश रहते हैं। वांग जी ने वादा किया था वीइंग से कि वो हमेशा वीइंग को और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा, और वांग जी वही कर रहा था। वांग जी अपनी प्यारी सी फैमिली में बहुत खुश था, और वीइंग को हमेशा एहसास होता रहता कि कोई उसे देख रहा है, और वीइंग इस चीज़ से जैसे कि मानो अच्छा फील करता था, बट कभी कभी उसे बुरा भी लगता था कि वो इंसान उससे प्यार करता है और वो अपनी लाइफ में किसी और को आने भी नहीं दे रहा। वीइंग को ये गुमनाम शख्स बहुत अजीब लगता था कभी कभी तो, और कभी कभी अच्छा भी लगता था। सच में ये बहुत ही डिफरेंट था वीइंग के लिए, एक ऐसा इंसान जो वीइंग से प्यार कर रहा था, वीइंग को हर किसी सिचुएशन में एक्सेप्ट करने को तैयार था। तो वीइंग को ये सोच कर कभी कभी खुशी और कभी कभी बुरा भी लगता था, बट वीइंग खुश था अपने बच्चे के साथ, अपनी बोल सकते हैं एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली के साथ। वांग जी और वीइंग अभी अपने वेडिंग रूम में थे, यानी कि फिर से उन्होंने शादी की थी। बस कुछ ही अपने कबीले वालों के सामने वांग जी और वीइंग शादी करके अपने रूम में थे, और उनकी प्यारी सी बेटी लान सेचन के पास थी और उनके साथ खेल रही थी, क्योंकि अभी इन सब चीज़ों को पूरे 3 साल हो चुके थे और वांग जी और वीइंग हैप्पीली एक दूसरे के साथ थे। वांग जी वीइंग को कैरी करता और बोलता है हमारी वो वेडिंग रात तो ख़राब हो गई, बट ये वेडिंग नाइट बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होगी। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वांग जी और वीइंग बहुत ही अच्छे से अपनी इस सेकंड वेडिंग नाइट को एंजॉय करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये बस एक छोटा सा नॉर्मल सा फैन फिक्शन था। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वन शॉट के साथ। बाय बाय।